तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें डालमू और जिन को दिखाया जाता है, जहां पर जिन ने उस मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर दिया होता है, जिससे कारण वहां पर जमीन पर बहुत बड़ा एक एरे फॉर्मेशन खुल गई होती है। इसको देखने के बाद जिन और दालमू बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और जिन तभी कहने लगता है कि आखिरकार मैंने कर दिया है। तभी दालमू मन में सोचते हैं, कहने लगता है ये आखिरकार कैसे पॉसिबल हो सकता है। ये जो पीस ऑफ ये एंशिएंट टाइम का जो पजल थी, इसे मैं समझ भी नहीं पा रहा था कि आखिरकार इसे किस तरीके से सॉल्व किया जाना चाहिए, लेकिन जिन ने सिर्फ ऐसे ही सॉल्व कर दिया। क्या सही सच में इसकी किस्मत इतनी ज्यादा अच्छी है? तभी जिन मन में सोचते कहने लगता है कि अब मुझे समझ में आया, ये बस एक मैकेनिकल लिंकेज थी और ये जो भाग हुआ एरे है वो डायरेक्शन उसकी नॉर्थ साइड में है। उस एरे को ये अच्छी तरीके से समझता है क्योंकि इसकी दुनिया में इसने इसके बारे में स्टडी ऑलरेडी कर रखी है। अब मैं टोटली उस एरे के बारे में तो नहीं समझाने वाला क्योंकि मैं कोई एरे मास्टर नहीं हूँ, ना ही मैं एरे बता सकता हूँ। ये बता दूंगा कि बस इसने किसी तरीके से उसे सॉल्व कर लिया क्योंकि इसे पता था जैसे ही वो एरे सॉल्व करता है तो उस एरे में से 3 परछाइयां दिखाई देती हैं, जिसको देखने के बाद जिन और वो डालमू बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और जो परछाइयां होती हैं वो डार्कनेस की एनर्जी रिलीज कर रही होती हैं। तभी वहां पर उस परछाइयों में से 3 मूर्तियों को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल स्टोन मूर्तियां लग रही होती है और देखने में ऐसा लगता है कि ये कभी मूर्तियां है ही नहीं, जैसे ही कोई जिंदा खड़ा हो। जिसे देखने के बाद जिन काफी घबराते हुए चिल्लाते हुए कहने लगता है कि आखिरकार ये स्टेच्यूज कैसे हो सकते हैं। और उनके पहनावे का तरीका तो देखो, इनके पहनावे के जो कपड़े वगैरह हैं वो इस एरा से तो बिल्कुल भी मैच नहीं कर सकते। आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि इस तरीके के कपड़े भी इस समय पर मौजूद थे एक समय पर यहाँ पर? आखिरकार इस जगह पर ऐसा क्या हो गया था? क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि इस इटर्नल डार्कनेस में किसी तरीके की सिविलाइजेशन अभी भी जिंदा है? जरा 1 मिनट रुको, जरा इनके ऊपर तो देखो, इनके ऊपर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। तभी उन वर्ड्स को पढ़ने लगता है और वह पढ़ता है कि यून बी कोएंग। आखिरकार इनका मतलब क्या है? तभी डालमूस की बात सुनने के बाद कहने लगता है कि जरा 1 मिनट रुको, ये जो स्टोन स्टेच्यूज है ये देखने में काफी ज्यादा खतरनाक है, तुम्हें इनके पास नहीं जाना चाहिए। मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ कि कई समय पहले यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल ट्राइब हुआ करती थी, जब वह सभी के सभी लोग इटर्नल नाइट में अटैक करने के लिए गए थे तो इसी प्रकार के स्टोन पत्थरों से बने स्टेच्यू से उनका मुकाबला हुआ था और पूरी की पूरी ट्राइब वहां पर खत्म हो गई थी। और उस ट्राइब के दौरान उस ट्राइब में कम से कम 100 से प्लस लोग थे और सबके सब वहां पर मारे गए सिर्फ एक बंदे को छोड़कर। और जब उनमें से एक बंदा बाहर आया तो उसके बाहर आने के बाद भी किसी को भी कुछ आज तक नहीं पता चला कि आखिरकार उस इटर्नल डार्कनेस के अंदर क्या हुआ था, ये कैसे जिंदा बचा और कैसे बाहर आया। वह इसलिए क्योंकि जब वह वहां बाहर आया था तब उसकी आंखें उसके मुंह से निकाल ली गई थी, इसकी टंग यानी कि इसकी जीभ काट दी गई थी और इसके कान फोड़ दिए गए थे। तो ना तो ये बोल पाए, ना तो ये सुन पाए, ना तो ये देख पाए। किसी को भी आज तक नहीं पता चला कि आखिरकार उसने ऐसा क्या झेला था इस इटर्नल नाइट में, और जो भी पता लगाने के लिए गया है वो कभी भी लौट कर नहीं आया। ये बात सुनने के बाद जिनके पसीने छूटे लगते हैं और घबराते हुए चिल्लाते हुए डालमू से कहने लगता है कि तुम मुझे बहुत ज्यादा डराने में लगे हुए हो। तभी उस मौसम को, उस एनवायरनमेंट को थोड़ा गर्म करने के लिए, हल्का करने के लिए डालमू हंसने लगता है और उससे क्या लगता है, हाँ बेशक मैं मजाक करने में लगा हुआ हूँ, तुम मेरी छोटी सी बातों से इतने ज्यादा डर गए। लेकिन फिर भी जब तुमने इस एरे को एक्टिवेट कर दिया है, इस एरे को देखने के बाद अब हम नेचुरली पता लगा सकते हैं कि आखिरकार किस तरीके से हम इस एरे से बचकर बाहर निकले। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम काफी ज्यादा नर्वस हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़े ज्यादा और रिलैक्स हो जाओ। और हंसने लगता है। भाई इसकी भी फटी पड़ी होती है डालमू की। दूसरी तरफ जो जिन होता है मन में सोचते कहने लगता है कि तुम भाई बुड्ढे हो चुके हो, लेकिन फिर भी तुम अपने बुड्ढे के बुढ़ापे की तरह एक्ट नहीं करते हो, किसी बच्चे की तरह हरकत करने में लगे हुए हो। तभी अचानक से जिनकी नजर किसी चीज पर जाती है और वो काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं। उससे कहने लगते हैं, हे डालमू जरा देखो, जो अभी अभी जो स्टैच्यूज है वो मूव कर रहे थे। ये देखने के बाद डालमू, ये बात सुनने के बाद डालमू काफी ज्यादा शॉक होता है क्योंकि जो स्टैच्यूज हैं वो तीनों की तीनों जो आए थे वो मुस्कुरा रहे होते हैं। उनकी आंखें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि वो जिंदा है। भाई पिक्चर में भी बिल्कुल जान डाल दी है बंदे ने। और जिन्हें ये देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है कि ये सारे के सारे स्टैच्यूज हमें ही घूरने में लगे हुए हैं। तब डालमू उसके ये बात सुनने के बाद उससे कहने लगता है, हे लड़के, तुम्हें पता है ना कि मैं डालमू हूँ और तुम्हारी ये छोटी मोटी ट्रिक्स से मुझ पर काम नहीं करने वाली। और डालमू उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। तभी जिन उससे चिल्लाती है, कहने लगता है कि मैं तुमसे मजाक नहीं करने में लगा हूँ, ना ही कोई ट्रिक्स कर रहा हूँ, ये स्टैच्यू सच में हमें घूरने में लगे हुए हैं। तभी डालमू उससे कहने लगता है कि अच्छा ठीक है, अपनी बकवास यहाँ पर बंद करो क्योंकि जो एंशिएंट मैकेनिज्म है वो ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका है। चलो देखते हैं कि हम लोग इस जगह को छोड़कर किस तरीके से जल्दी जल्द निकले। और तभी उसके जमीन का धीरे धीरे करके टूटने लगता है, जिससे कारण वो लोग एक बहुत बड़े गड्ढे में गिर जाते हैं। और जब वे गड्ढे में गिर रहे होते हैं तो वो घंटी और जो स्टैच्यूज होते हैं वो वहीं पर टूटने लगते हैं। तभी जिन चिल्लाते हुए कहने लगता है, क्या मैं आज सच में यहाँ पर मरने वाला हूँ? तभी डालमू उससे कहने लगता है कि तुम मेरा हाथ जल्द से जल्द पकड़ लो। और उसको पकड़ने के बाद उसके पंख आ जाते हैं डार्कनेस एनर्जी से बने हुए और बिना किसी परेशानी के वह जमीन पर उतर आते हैं। जब वह नीचे आ जाता है तो जिन चिल्लाते हुए कहने लगता है, उस एरे के नीचे तो यहाँ पर बहुत बड़ी गुफा है जो कि देखने में काफी ज्यादा भयानक लगने में लगी हुई है, लेकिन फिर भी
हमारी किस्मत इतनी ज्यादा अच्छी थी कि तुम यहाँ पर उड़ सकते थे, नहीं तो आज हमारा कुचुम्बर बन जाता। हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर जाना होगा। लेकिन तभी उसकी नजर किसी चीज पर जाती है, तो वो देखता है, तो वो उस चीज को देखने के बाद काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहने लगता है ये तो सॉल्ट माइन है भाई, सॉल्ट माइन। डालमू भी ये बात पता सुन लेता है तो कहने लगता है सच में ये सॉल्ट माइन है। और कहने लगता है कि जब हम लोग ऊपर से गिरने में लगे हुए थे तो मेरे इस लैंप में से थोड़ा सा तेल जमीन पर गिर गया था, शायद तभी जो ग्राउंड है वो क्लियर हो गया होगा और हमें ये सॉल्ट माइन के बारे में पता चल गया। और तभी जो जिन होता है उसको चक्कर देखने लगता है और उससे कहने लगता है कि ये तो वाकई में सॉल्ट माइन है। तभी डालमू उसके ये बात सुनने के बाद कहने लगता है कि हमारी जो मुसीबत है ये तो गुड लक में बदल गई और बिना किसी परेशानी के हमने उस स्पॉट को भी ढूंढ लिया है, उस जगह को भी ढूंढ लिया है, यहाँ पर सॉल्ट माइन मौजूद थी। अब हम बिना किसी परेशानी घर पर लौट सकते हैं। तभी जुन उसकी ये बात सुनने के बाद उससे कहने लगता है कि हम लोग इतनी आसानी से नहीं जा सकते, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि आगे बहुत ज्यादा नमक हो, बहुत ज्यादा सॉल्ट हो, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना सा एक छोटा सा हिस्सा सॉल्ट का पड़ा हुआ हो, तो हमें शायद और ज्यादा आगे चेक करना चाहिए। ये बात सुनने के बाद डालमू उससे कहने लगता है कि तुम उस गुफा के अंदर जाना चाहते हो। और जिन अंदर बढ़ने लगता है और कहने लगता है कि चलो चलते हैं, जितना जल्दी हम उसे ढूंढ लेंगे उतना जल्दी हम घर पर लौट पाएंगे। और वो लोग अंदर चले जाते हैं बिना डरे। दूसरी तरफ जो स्टैच्यूज होते हैं जिनकी गर्दन टूट गई होती है, उनका एक स्टैच्यू जब अपनी आंखें खोल रहा होता है तो उसकी आंखें होती हैं वो ग्रीन कलर में चमक रही होती हैं, जो कि देखने में बहुत ज्यादा डरावना लग रहा होता है। और वह लोग उस गुफा के अंदर आ जाते हैं। तभी जो जिन होता है वो डालमू से कहने लगता है कि डालमू जब से हम अंदर आए हैं तब से यहाँ की जो मौसम है, जो ठंड है, वो सर्दी है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है ना। तभी डालमू उससे कहने लगता है कि हम ऑलरेडी विंटर सीजन के समय पर यहाँ पर आए हुए हैं, तो ये तो नॉर्मल बात है कि इस जगह पर ठंड बढ़ गई होगी। तभी जिन उससे पूछने लगता है क्या जो एग्जिट है वो हमारे सामने है, और वो गुफा के और अंदर जाने लगते हैं। और जैसे जैसे वो अंदर आते हैं तो वो देखते हैं बहुत ज्यादा लाइट चमक रही होती है, जिसको देखने के बाद वे दोनों के दोनों काफी ज्यादा शौक से भर जाते हैं और चिल्लाते हुए जिन कहने लगता है कि आखिरकार यह क्या चीज है। एक छोटे से स्पॉट से, एक छोटी सी जगह से बहुत ज्यादा लाइट बाहर निकल रही होती है। और जिन उस जगह को देखने के बाद काफी ज्यादा सरप्राइज से भर जाता है। तभी डालमू उसकी ये बात सुनते हुए उससे कहने लगता है हे जिन, हमें लगता है कि हम लोगों ने किसी एक ऐसी जगह को ढूंढ लिया है जो कि सॉल्ट माइन से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। और तो मैं सच सच बताऊं तो ये इटरनल नाइट की ruins है, जो कि एक समय पर तबाह हो गई थी और इन्हें ढूंढ नहीं पा रहा, कोई भी ढूंढ नहीं सकता था इस इटरनल नाइट में। लेकिन तुम्हारी किस्मत तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी थी। ये बात सुनने के बाद जिन उससे कहने लगता है कि आखिरकार ruins क्या होती है। और तभी डालमू उसे उड़ाकर अपने पंखों से नीचे ले जाता है, हाथ में पकड़ा कर, और उससे कहने लगता है कि जल्द से जल्द हमें वहां पर जाना होगा, क्योंकि इटरनल नाइट की जो ruins है वो कुछ ऐसी हैं जिन्हें हम किसी प्रकार से मिस नहीं कर सकते। और तभी उसे देखने लगता है अपने उस लैंप के सहारे, और जब वह देखता है तो वहां पर कई सारी पेंटिंग्स बनी हुई होती हैं, जो कि पूरी पूरी दीवार भरी हुई होती है उस पेंटिंग से। और उसके देखने के बाद डालमू कहने लगता है कि ये सारी की सारी तो एंशिएंट पेंटिंग्स है। इसको देखने के बाद जिन मन में सोचते कहने लगता है कि जरा इस देखो, जरा डोम शेप्ड की यहाँ पर पूरा का पूरा टेम्पल सा बना हुआ है और कई सारी एंशिएंट 12 पेंटिंग्स बनी हुई हैं इन दीवारों पर, और हर एक पेंटिंग एक कहानी बताती है। ये कोई ऑर्डिनरी टेम्पल तो हो नहीं सकता, शायद ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि इसके अंदर वर्ल्ड के, दुनिया के सीक्रेट्स छुपे हुए हो। और कई सारे डार्क स्पॉट्स वह देखता है और कई सारे बीस्टली फॉर्म भी देखता है, जहां पर हमें पता चलता है कि एक बीस्ट उन डार्क स्पॉट से फाइट कर रहा होता है, और इनके जो लुक को देखकर पता चलता है कि ये सन है, सूरज। तभी डालमू उन सभी पिक्चर्स को देखने के बाद चिल्लाते हुए जिनसे कहने लगता है कि इन सभी पेंटिंग को देखकर ऐसा लगता है कि ये सारी की सारी जो पेंटिंग्स है वो वर्ल्ड के क्रिएशन की स्टोरी सुनाने में लगे हुए हैं। तभी जिन उसकी ये बात सुनते हुए उससे कहने लगता है वर्ल्ड की क्रिएशन की क्या कह रहे हो तुम। तभी डालमू फिर से उससे कहने लगता है हाँ बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर स्टोरीज लिखी हुई है और समझ में आ रहा है मुझे यहाँ तक, और हमारी दुनिया में मुंह से कही गई कहानियों में यह बताया गया है, वो भी सिर्फ एक सॉर्सरर को, एक सॉर्सरर से एक मैजिशियन से दूसरे मैजिशियन को। तो इसलिए ये नॉर्मल बात है कि ज्यादातर मैजिशियंस को इसके बारे में पता हुआ इन कहानियों के, लेकिन तुम जैसे नॉर्मल लोगों को नहीं पता इसके बारे में। एंशिएंट टाइम में कहा जाता था कि उस समय का जो पिरामिडल एरा था वो हेवन एंड अर्थ की बहुत ज्यादा तबाही से भरा हुआ था, और बहुत ज्यादा पावरफुल बीस्ट वहां पर रूल किया करता था। और उस बीस्ट को हराने के लिए एक बंदा था जिसके पास बहुत बड़ी एक्स हुआ करती थी, जो कि इतनी ज्यादा बड़ी और इतनी ज्यादा पावरफुल हुआ करती थी कि वो हेवन और अर्थ को 2 हिस्सों में काट सकती थी। और जब उस बंदे ने अपनी उस एक्स का इस्तेमाल किया था, उसी के बाद इस अर्थ का जन्म हुआ था। उसी के बाद से जो इंसानियत है और जो जीव जंतु हैं वो इस दुनिया पर, इस अर्थ पर पैदा हुए थे। और ये जो कहानी है वो वर्ल्ड क्रिएशन के बारे में बताती है। ये बात सुनने के बाद जिन मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये जो स्टोरी है और जो एक्स है बिल्कुल पेंगू वाली कहानी की तरह लग रही है, जैसे कि पेंगू ने हमारी कहानियों में अर्थ एंड हेवन को पूरी तरह से स्प्लिट करने के बाद दुनिया को बनाया था। लेकिन जहां तक मुझे पता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। यहाँ पर जो पेंगू है वो प्राइमल एरा का गॉड था, तो आखिरकार जो
गर्गंटियम बीस्ट एरा है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, समझ नहीं आ रहा। और डालमू की जो क्यूरियोसिटी होती है और जानने की, वो उसे और आगे ले जाती है और उससे क्या लगता है कि जल्दी से आगे बढ़ो, हमें पीछे जाकर देखना चाहिए कि आखिरकार क्या है। और तभी वहां पर और पेंटिंग्स में जब चेक करते तो वहां पर ड्रैगन्स, स्नेक्स, कई सारे बड़े बड़े बीस्ट और कई सारे ह्यूमंस फॉर्म में भागते हुए लोग, पूरी पूरी दुनिया की कहानियों के बारे में वहां पर सब कुछ आई मीन पेंटिंग्स में सब कुछ बता रहे होते हैं। लिखा कुछ नहीं होता, सिर्फ पेंटिंग्स होती हैं। इसको देखने के बाद जिन कहने लगता है कि सबसे पहले तो पेंगू के बारे में पेंटिंग्स बनी हुई थी, और ये सेकंड पेंटिंग है वो स्टोरी बताती है किस तरीके से पेंगू ने हेवन एंड अर्थ को अलग अलग किया था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं यहाँ पर डिवाइन बीस्ट के बारे में भी बताया जा रहा है, क्लासिक एंड माउंटेन्स की जो कहानी उसके बारे में भी बताया जा रहा है, नाइन टेल्ड फॉक्स और जैंग हुआन एंड क्विंग कॉन्ग के बारे में भी बताया जा रहा है। और ये सारे के सारे जितने भी बीस्ट हैं वो सबसे ज्यादा पावरफुल और डिवाइन बीस्ट थे, जिनके बारे में हमारे वर्ल्ड में भी बताया जाता था। ये काफी ज्यादा पावरफुल बीस्ट हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही हेवन एंड अर्थ को पेंगू के द्वारा अलग अलग कर दिया गया, तभी वहां पर ह्यूमन क्रीचर ने भी, यानी कि ह्यूमन रेस ने भी पनपना चालू कर दिया था। लेकिन ये जो कहानी है वो नुवा के द्वारा नहीं होनी चाहिए थी। आई मीन उनका एक कोई गॉड होगा, खैर वो सब छोड़ो। और उस पेंटिंग को ध्यान से देखते हुए क्या लगता है, मन में सोचते हुए कि जो पेंटिंग्स बनाई हुई है वो काफी ज्यादा स्मूथ है। देखकर ऐसा लगता ही नहीं है कि ये कोई दीवार पे पेंटिंग बनाई हुई है, और देखकर ऐसा लगता है कि ये किसी जेड से बनी हुई है। इनकी जो क्वालिटी है और ये जगह है वो कोई आम क्राफ्टमैन नहीं बना सकता। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बनने के बाद भी इतने सालों तक ये बिना किसी खराब हुए यहाँ पर अभी तक इस बिल्कुल टन कंडीशन में अभी भी रखी हुई है ये पेंटिंग। इसका मतलब ये हुआ है जिन्होंने भी इस पेंटिंग्स को बनाया है वो कोई ऑर्डिनरी सिविलाइजेशन तो थी ही नहीं। अब लगता है कि मुझे थर्ड पेंटिंग को भी देखना चाहिए, और वो ऐसे ही तीसरी पेंटिंग की तरफ बढ़ने लगता है, जहां पर दो बीस्ट आपस में फाइट करते हुए दिखाए जाते हैं। और देखकर ही पता चलता है कि एक मेल है और एक फीमेल है, और वहां पर कई सारे लोग भी फाइट कर रहे होते हैं। जिसको देखने के बाद जिन मन में सोचते हैं फिर से कहने लगता है कि एक ह्यूमन बॉडी और एक स्नेक बॉडी। इनको देखकर तो ऐसा लगता है कि ये तो भगवा और नुबा एंड फुक्सी की कहानी है। और सेकंड पेंटिंग में बताया जा रहा था ये किस तरीके से तो ये डिवाइन बीस्ट की पावर हो किस तरीके से ब्लैक सन से आया करती थी। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जो नुवा और जो फुक्सी थी वो इस पावर को चुराना चाहती थी और ह्यूमंस को पावरफुल बनाना चाहते थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस वॉर के दौरान उन दोनों ने ही पार्टिसिपेट नहीं किया था, बल्कि में यहाँ पर और भी लोग थे उसकी पावर को चुराने के लिए, और इंसानी आई मीन ह्यूमन से भी थे जो कि इस पावर को हासिल करना चाहते थे। चलो फोर्थ पेंटिंग की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ पेंटिंग की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पर कई सारे ब्लैक सन दिखाई जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों के दोनों उस सन से घिरे हुए होते हैं, और कई सारे डिवाइन बीस्ट सभी के सभी इंसानों को टॉर्चर कर रहे होते हैं, उन्हें कंट्रोल कर रहे होते हैं। और इसको देखने के बाद वो काफी ज्यादा शौक से भर जाता है और साफ साफ देखता है कि सारे के सारे डिवाइन बीस्ट और वो दोनों के दोनों गॉड जो कह रहा है ये उनके बारे में बताते हैं, और किस तरीके से उन लोगों ने सभी के सभी ह्यूमंस को स्लेव बना लिया था, गुलाम बना लिया था और अपने कंट्रोल में रखा करते थे। और आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जो नुवा और फुक्सी है उन्हें डिवाइन बीस्ट के द्वारा कैप्चर कर लिया गया था, और तो और इन डिवाइन बीस्ट ने सभी के सभी ह्यूमंस को अपना गुलाम बना लिया, और जो ह्यूमंस है वो डिवाइन बीस्ट के खिलाफ जीत भी नहीं पाए और ना ही उन्हें उस ब्लैक सन की पावर हासिल कर पाए। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि में इतनी गंदी तरीके से हारे और कम्प्लीटली हार गए। अब ये सारी की सारी जो बातें हैं वो डालमू सुनता है तो उनसे कहने लगता है कि ये तो वाकई में बहुत ज्यादा शर्म की बात है, लेकिन उस वक्त के जो ह्यूमंस थे वो काफी ज्यादा वीक हुआ करते थे। हम ह्यूमंस वाकई में काफी ज्यादा वीक हैं, और जो मॉन्स्टर्स हैं वो कम्प्लीटली भाई अलग ही लेवल पर थे, जो कि पूरी की पूरी दुनिया पर राज किया करते थे। इसी की वजह से कम हजारों से ज्यादा क्लैन उनके गुलाम बनकर रहे हैं अभी तक, और वो लोग हमें किसी लाविश स्टॉक की तरह पाला करते थे और ट्रीट किया करते थे। अगर उस वक्त हमारे एंसेस्ट्रल गॉड ने हम इंसानों को नहीं बचाया होता तो हमारे इंसानों की जो प्रजाति है वो खत्म हो गई होती आज। लेकिन हमारे हजारों क्लैन के जो एंसेस्टर्स हैं उनकी किस्मत पूरी तरीके से खराब हो गई थी, लेकिन अंत में आकर फिर भी जो एंसेस्ट्रल गॉड है उन्होंने हमारी रक्षा की। तभी जिन उन पेंटिंग्स को देखते हुए मन में सोचते हुए कहने लगता है कि यहाँ पर कई सारे इंसानों के लिए बनी हुई पेंटिंग्स भी है, और ये भी बताया जा रहा है कि किस तरीके से इंसान कितने ज्यादा दुख और दर्द में जिंदे रहे थे उस वक्त। तभी वो एंसेस्ट्रल गॉड के बारे में सोचने लगता है और कहने लगता है कि इस पेंटिंग्स में उनके बारे में क्यों नहीं बताया कुछ भी। अगर इस वर्ल्ड में उनका कहा गया कोई एंसेस्ट्रल गॉड सच में मौजूद है तो इसे इन पेंटिंग्स में मौजूद होना चाहिए था। तभी जो डालमू होता है वो उस जिन को अपने पास बुलाता है और उससे कहने लगता है क्या ये वही तरीका नहीं है जिस तरीके से तुमने उस लुलू फिश को पकड़ा था। ये बात सुनने के बाद जिन कहने लगता है लुलू फिश क्यों, क्या हुआ, और उसको देखता है तो शौक से भर जाता है और कहने लगता है ये तो फिशिंग है। वेट एक मिनट रुको, ये सिर्फ फिशिंग ही नहीं है बल्कि मैं यहाँ पर जिंदा रहने के तरीके, कैसे फार्म किया जाता है, कैसे खाना की व्यवस्था की जाती है, किस तरीके से जानवर पाले जाते हैं और टूल्स बनाए जाते हैं पत्थरों से, सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पर इस पेंटिंग्स में मौजूद है। और ये इसे देखकर तो साफ साफ पता चलता है कि ह्यूमंस ने पहले इन सब के बारे में पता लगा लिया था। तभी जिन डालमू से पूछने लगता है डालमू क्या यहाँ पर कोई ऐसी ट्राइब है जो कि फार्म करना जानती है और किस तरीके से बर्तन वगैरह बनाना जानती है,
ऐसी कोई है क्या? और मन में सोचते कहने लगता है कि ये तो पूरी तरीके से अनसाइंटिफिक है, क्योंकि जो डार्मू होता है उसने इसके बारे में कभी सुना ही नहीं है कि आखिरकार तुम ये किस वर्ड का इस्तेमाल करने में लगे हुए हो। तभी जिन मन में सोचते कहने लगता है कि जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो ऑलमोस्ट नियोलिथिक एरा तक पहुंच चुकी थी, लेकिन अभी की जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है इसे देखकर साफ साफ पता चलता है कि उनकी जो सिविलाइजेशन है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा पीछे जा चुकी है और अपनी जो जिंदगी है जो लोग किसी हंटर की तरह जीने में लगे हुए हैं। आखिरकार उस समय पर उनके बीच में क्या हुआ था जिसके कारण इसकी कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो गई और वो मानने के लिए तैयार नहीं होता और वो आगे जाने लगता है और कहने लगता है कि यहाँ पर और भी 6 पेंटिंग्स बची हुई हैं, मुझे उन्हें भी जाकर देखना चाहिए, शायद मुझे पता चल जाए। और दिखाया जाता है कि जो इंसान होते हैं वो कई डिवाइन बीस्ट से फाइट करते हुए दिखा रहे हैं और कई सारे डिवाइन बीस्ट वहां पर आ जाते हैं फाइट करते वक्त, और वो इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि वहां पर उन्हें नॉर्मल इंसान तो बिल्कुल भी हरा नहीं सकते। तभी वहां पर एक बहुत बड़ा बंदा आता है, पावरफुल बंदा आता है जो कि उन डिवाइन बीस्ट का मुकाबला करता है, और जो पावर होती है वो डिवाइन बीस्ट से ही आई हुई होती है और वो बंदा इंसानों से दूसरे लोगों से फाइट कर रहा होता है। और इससे पता चलता है कि जो ह्यूमंस और डिवाइन बीस्ट है वो एक बार फिर से वॉर स्टार्ट कर दी थी उन्होंने। और तो और ये भी पता चलता है कि ह्यूमंस ने ये पता लगा लिया है कि किस तरीके से आग का इस्तेमाल किया जाता है, तो वह लोग अपनी जिंदगी अपनी तरीके से जीने के लिए डिवाइन बीस्ट से अलग होना चाहते थे और ऐसे वेपन्स भी बना लिए जो कि डिवाइन बीस्ट को नुकसान पहुंचा सके। और इसका फायदा उठाते हुए उन्होंने वापस से डिवाइन बीस्ट पर अटैक करना चालू कर दिया था उस समय पर। लेकिन जो डिवाइन बीस्ट है उन्होंने भी हार नहीं मानी, उन्होंने ह्यूमंस का इस्तेमाल कर ह्यूमंस को अपनी डिवाइन बीस्टली पावर दी ताकि वो उनका इस्तेमाल कर सके, और वो पावर डार्कनेस की थी जिससे कि जो ह्यूमंस है वो आपस में ही लड़ मरे और अंत में आकर यही रिजल्ट निकला। लेकिन जरा एक मिनट को, डार्कनेस की पावर वो स्टार्टिंग से ही इन पेंटिंग्स में बताया जा रहा है, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ये सॉर्सरर की बात चल रही है तो ये सॉर्सरर उन्हें कहा जाता है ना जिनके पास डिवाइन बीस्ट की पावर है, जिसे एक माउंटेन एंड सी की क्लासिक स्टोरी में बताया गया था जैसे कि ब्लैक सन। और वो और जानने के लिए आगे बढ़ने लगता है और कहने लगता है कि हमें आगे चलकर और देखना है। लेकिन जो डाल्मो होता है वो काफी ज्यादा घबराने लगता है, काफी ज्यादा पीछे करने लगता है। तभी जिनकी नजर किसी चीज पर जाती है तो वो और ज्यादा शौक से भर जाता है जब उसे सच पता चलता है कि यहाँ पर कई सारे वेपन्स और कई सारा एक आर्मर बनाया गया है जो कि चमकने में लगा हुआ होता है। और जो आर्मर होता है और कई सारे यूटेंसिल होते हैं वो सारे के सारे जो चारों के चारों जो लोग हैं, वो चारों नहीं कई सारे लोग हैं, वो एक बंदे को प्रेजेंट करने में लगे हुए हैं। और ये सारे के सारे जो वेपन्स है, ये सूट है, मेटल सूट कह सकते हो, वो ब्रॉन्ज एज के हैं। और जब वो सारे के सारे वेपन्स बना लिए गए थे तब उसे एक ह्यूमन को दे दिया गया था। उसको पहनने के बाद उस ह्यूमन की इतनी पावर बढ़ गई कि वो सारे के सारे डिवाइन बीस्ट से अकेले फाइट करता रहा। मुझे लगता है कि शायद यही एंसेस्ट्रल गॉड होगा और उसी के साथ ह्यूमंस ने भी उनका साथ दिया और इसी तरीके से उनकी लड़ाई थी वो आगे बढ़ती गई। और एक बार बताया जाता है किस तरीके से जो हुई है, किस तरीके से उसने ब्लैक सन्स को शूट कर उन्हें तबाह कर दिया था। उस कहानी के तो बारे में तो आपने सुना ही होगा कि किस तरीके से एक गॉड हुआ करता था मिथोलॉजी में, यहाँ पर उसने अपना एरो शूट कर सन को भी तबाह कर दिया था। लेकिन जरा एक मिनट रखो, ये सब देखने के बाद मुझे गलत क्यों लगने में लगा हुआ है? अगर मेरी प्रीवियस थ्योरी सही है या फिर सही थी तो जो प्रीवियस पेंटिंग है वो इस टॉपिक पर होनी चाहिए कि किस तरीके से जो सॉर्सरर्स ने उन्होंने डिवाइन बीस्ट का साथ दिया और वापस से ह्यूमन के साथ फाइट की और किस तरीके से उन्होंने ब्रॉन्ज टूल्स बनाए थे डिवाइन बीस्ट से फाइट करने के लिए। और ह्यूमंस एंड डिवाइन बीस्ट के वॉर स्टार्ट करने के बाद किस तरीके से पेंगू ने हेवन एंड अर्थ को 2 हिस्सों में बांट दिया और जो नुआ है उसने किस तरीके से ह्यूमंस को क्रिएट किया था। जो यहाँ पर स्टोरीज इस पेंटिंग्स में बता रहे हैं वो अभी भी उस क्लासिक एंड माउंटेन क्लासिक की जो माउंटेन एंड सी की कहानी है उससे रिलेटेड थी। लेकिन उसके बाद की जो कहानी है वो पूरी तरीके से बदल दी गई है, जिसके बारे में मैंने भी कभी नहीं सोचा था। आखिरकार इस दुनिया में ऐसा क्या हुआ था, कौन उस ग्रेट वॉर को जीता था और आखिरकार क्यों हुई, उन सन्स को उसने तबाह कर दिया था। और जरा इन पेंटिंग्स को देखो, जो हुई था उसने सिर्फ 9 सन को शूट नहीं किया था यहाँ पर, तो आखिरकार यहाँ पर 10 सूरज कैसे हो गए, यानी कि 10 सन कैसे हो गए। तो आखिरकार जो इस वर्ल्ड के बाहर जो सूरज है, जो सन है, उसके बारे में क्या? तभी जो रोशनी होती है वो उसके वहां से कुछ इफेक्ट आने लगता है और वो लाइट जाने लगती है, धीरे धीरे करके कम होने लगती है। जिसके देखने के बाद जिनसे पूछने लगता है डालमू से कि यहाँ का जो एरिया है वो अचानक से डार्कनेस में क्यों बदल गया। ये बात सुनने के बाद डालमू से अपने उस लैंप से दिखाता है और उससे कहने लगता है, जिन मुझे ही लगता है कि हमारे पास इतना टाइम बचा हुआ है कि हम ऑल द पेंटिंग्स को ऑल द इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। और जैसे वो ऊपर देखता है तो वहाँ पर कई सारे रेड कलर की बॉल्स दिखाई दे रही होती है। क्या ये वही सूरज है? और जब जिन उन सभी को देखता है तो कहने लगता है कि ये आखिरकार ये 10 सन्स यहाँ पर क्या करने में लगे हुए हैं, और ये सारे के सारे तो वही 10 सन्स है जैसे हुई की तरह शूट किया गया था। आखिरकार इन सब का मतलब क्या हो सकता है कि जो 10 सन्स है वो इस इटर्नल नाइट में अभी भी एग्जिस्ट करते हैं? ये सब क्या चलने में लगा हुआ है? तभी डालमू उसको देखकर कहने लगता है कि जो डार्क सन है इटर्नल नाइट का, जो डार्कनेस है अब वो कम्प्लीटली जाग चुकी है। ये बात सुनने के बाद वो और भी ज्यादा शौक से भर जाता है और कहने लगता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि डार्कनेस जाग चुकी है? तभी वहां पर जो जमीन होती है वो फिर से टूटना चालू हो जाती है। भाई कितनी टूटेगी जमीन? इसको देखकर डालमू घबराते उससे कहने लगता है कि जिन थोड़ा सावधान। इसको देखकर जिन कहने लगता है कि एक बार फिर से अर्थक्वेक, लेकिन क्यों भाई?
और वो वापस से उस अर्थक्वेक में गिरने लगता है उस गड्ढे के अंदर, जिसको बचाने के लिए डालमू आगे आता है और उसे पकड़ लेता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें मेरे हाथ को पकड़ना होगा और ऊपर चढ़ जाओ। और जब वह ऊपर चढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है तो उसके हाथ में जो लैंप होता है उसमें से तेल गिरने लगता है, और जब वह तेल गिरता है तभी अचानक से वहां का आसपास का पूरा एरिया पूरा क्लियर हो जाता है उस मैजिकल तेल के कारण, ऑयल के कारण, और वहां से कुछ निकल पड़ता है। जब वे दोनों के दोनों इसको देखते हैं तो कतई शौक से भर जाते हैं, और जिन चिल्लाते हैं उससे कहने लगता है वाह, ये तो सॉल्ट है, सारा का सारा नमक है। आखिरकार हमने सॉल्ट वीन ढूंढ ली है, वह जगह यहाँ पर बहुत मात्रा में नमक पड़ा हुआ था। और इस जगह को देखने के बाद वो काफी ज्यादा खुशी से भर जाता है, और इतना ज्यादा खुश होने लगता है कि वो अपनी खुशी पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। डालमू से चिल्लाते हुए कहने लगता है, डालमू जरा उधर देखो तो जरा, यहाँ पर सिर्फ हर जगह सॉल्ट ही सॉल्ट है, हमें सारा का सारा सॉल्ट को कलेक्ट कर लेना चाहिए जिससे पहले कि इस भूकंप के कारण सारा का सारा सॉल्ट जमीन में धंस जाए। तभी वहां पर उसे जोर जोर से किसी की चिल्लाने की आवाज आने लगती है, जहाँ पर आवाजें कोई चिल्ला रहा होता है, कोई बचाओ बचाओ मुझे बचाओ। जब जिन उसकी आवाज ये बात सुनता है तो वो कहने लगता है ये किस तरीके की आवाज आने में लगी हुई है नीचे से डालमू, जहाँ पर आवाजों में से और भी ज्यादा शब्द निकल रहे होते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, मैं और यहाँ पर नहीं रहना चाहते, हम यहाँ पर नहीं रहना चाहते, मुझे बाहर निकालो बचाओ। और इतनी ज्यादा आवाजें सुनने के बाद जिनका जो सर होता है वो बहुत ज्यादा दुखने में लगा हुआ होता है, और उससे क्या लगता है तो आखिरकार ये सारी की सारी जो आवाजें है वो मेरे कानों में इतना ज्यादा क्यों दुख रही है, आखिरकार ये सब क्या चलने में लगा हुआ है, मेरे कान फटने वाले हैं इस आवाजों से, कोई तो बंद करो इसे। और इसका सर बहुत ज्यादा दुखने लगता है, और इतनी ज्यादा आवाजें सुनने के कारण उसका दिमाग खराब हो जाता है, और वो जोर से चिल्लाने लगता है जिन कि जाओ जाओ यहाँ से जाओ, मुझे और परेशान मत करो। और उसकी आंखें होती है वो लाल एनर्जी से भर जाती हैं। इससे पता चलता है कि जिनकी जो मेंटल स्टेट है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है अभी इतनी ज्यादा आवाजें सुनने के कारण। तभी डालमू जब उसको देखता है तो उससे क्या लगता है यान जिन जरा देख कर, और वो किसी चीज को देखकर डालमू एकदम से सरप्राइज से भर जाता है, जहाँ पर जो जिन होता है वो डालमू पर ही अटैक करने वाला होता है अपनी उस एनर्जी से, और उसकी जो एनर्जी का कलर होता है वो भी डिफरेंट होता है। लेकिन जो जिन होता है वो आखिरकार एंड मोमेंट पर होश में आ जाता है, और वो डालमू को पहचान लेता है, और उससे क्या लगता है क्या ये किसी प्रकार का कोई इल्यूजन था। और भाई डालमू जब उसकी इतनी ज्यादा पावरफुल पंच को देखता है अपने चेहरे के सामने तो उसकी इतनी फट जाती है कि उसके पसीने छूट जाते हैं, शकल देखकर ही पता चलता है कि इसकी ऐसी तैसी हो रखी है। तभी जिन उससे कहने लगता है कि मेरे कानों में अजीब अजीब तरीके की आवाजें गूंजने में लगी हुई थी उस जगह से जब ये मिस्ट यहाँ से निकल रही थी ये हवा। तभी डालमू उसकी ये बात सुनने के बाद उससे कहने लगता है कि मुझे लगता है कि तुमने कुछ उल्टा सीधा सुन लिया होगा, जब से मैंने तुम्हें बाहर निकाला है तब से ही वो अर्थ कोई पूरी तरीके से रुक चुका था, लेकिन तुम अजीब तरीके की हरकतें करने लगे थे उसके बाद से। तो मैं तो एक बात बता देना चाहता हूँ, ये पता होना चाहिए वैसे भी, इस इटर्नल डार्कनेस में यहाँ पर हर जगह डार्कनेस की पावर मौजूद है, तो यहाँ पर इल्यूजन में पड़ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो तुम्हें ये बात सीखनी होगी कि किस तरीके से पता लगाया जाए कि क्या चीज असली है और क्या चीज नकली है और एक इल्यूजन क्या है। ये बात सुनने के बाद वो मान जाता है, अच्छा ठीक है, और कहने लगता है कि सारा का सारा जो सॉल्ट है इससे पहले कि अर्थक्वेक वापस से आ जाए हमें सबसे पहले सारा का सारा सॉल्ट यहाँ से निकालना है। तभी जो डालमू होता है वो अपना मैजिक करना चालू कर देता है और सारे के सारे सॉल्ट पीसेस उठाने लगता है और उठाकर अपने डायमेंशनल पॉकेट में यानी कि डोरेमोन की पॉकेट में डालने लगता है, जिसको देखने के बाद जिनके मुंह में लालच आया था उसकी जीभ पकड़ने लगती है लालच के मारे और कहने लगता है वाओ डायमेंशनल स्लीव्स, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा कन्वीनियंट चीज है यार, मान गया, तुमने तो आज तक नहीं बताया कि ऐसी कुछ भी चीज थी। और भाई दोनों की शक्ल ऐसी लग रही है तो जैसे कि चोरी को भाई सामान मिल गया, लूट मिल गई हो, गुफा मिल गई है वो खजाने की। खैर उस जमाने में नमक भाई खजाने से कम नहीं था। तभी डालमू से कहने लगता है कि जो अभी की जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद है ये सारे के सारे रियून्स है वो हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। अब हम जबकि हमने यहाँ पर अपना जो मकसद था सॉल्ट पाना वो हमने हासिल कर लिया है, तो हमें ये जगह छोड़कर जल्द से जल्द निकलना होगा। तभी उसकी नजर किसी चीज पर जाती है जिसको देखने के बाद वो घबरा और डर जाता है, और वहां पर कई सारे पुतले दिखाए जाते हैं जो कि ब्लैक कलर के दिख रहे होते हैं, और जो मिस्ट होती है, जो धुआं होता है वो धीरे धीरे कम हो रहा होता है। इसको देखने के बाद डालमू डर जाता है और उससे कहने लगता है कि जो ऑयल लैंप है वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, उसके कारण इसकी जो एनर्जी कारण जो मिस्ट है जाकि वो धीरे धीरे मतलब जो धुआं है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था। तभी जिन उनको देखता है तो पूछने लगता है कि आखिरकार ये सब क्या चीज है, या किसी प्रकार के आइस स्टैच्यूज हैं क्या। और जब वे उन सभी को देखता है तो देखकर हमें पता चलता है कि ये स्टैच्यूज तो है ही नहीं बल्कि में जिंदा लोग लगने में लगे हुए हैं, और वो उसे ये समझ रहा है कि ये आइस स्टैच्यूज हैं। लेकिन डालमू उसके पास आता है और उनको देख कर चिल्लाते हुए कहने लगता है ये सारे के सारे तो ह्यूमंस हैं, जिंदा ह्यूमंस, और मुझे लगता है कि यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं वे सभी के सभी लोग डार्कनेस से बाहर से आए हुए थे, और मुझे लगता है कि ये वही लोग हैं जो लार्ज बड़े बड़े क्लैन ने यहाँ पर खोजने की कोशिश की थी और बड़े बड़े सॉर्सरर यहाँ पर आए थे, तो ये लोग यहाँ पर फंस गए थे। तभी जिन उससे पूछने लगता है कि ये सब लोग यहाँ क्या कर रहे थे। तभी डालमू ये बात जानने के बाद काफी ज्यादा शौक से भर जाता है और डर जाता है और उससे कहने लगता है नहीं जिन, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, हम और ज्यादा देर तक यहाँ पर नहीं रुक सकते। और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो जो स्टैच्यू स्टार्टिंग में दिखाई दिया था
वो वहीं पर तबाह भाई उसके सामने आ जाता है टूटा हुआ स्टैच्यू। भाई तीनों टूट गए थे ना मेरे ख्याल से तो, लेकिन जो स्टैच्यू उसके सामने आ गया ये देखने के बाद दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो स्टैच्यू स्माइल कर रहा होता है। भाई इसको देखने के बाद उन दोनों की इतनी फट जाती है कि भाई क्या ही बताएं। तभी एक अटैक आता है जो कि डालमू के पेट में जाकर सीधे घुस जाता है एक वेपन। इसको देखकर जिन और भी ज्यादा डर जाता है और डालमू वहीं पर गिर जाता है। उसका जो लैंप होता है वो भी गिर जाता है और डालमू की जो सॉर्सरी शील्ड होती है वो भी टूट जाती है। लैंप के गिरने के बाद वहां पर रेड कलर की परछाई दिखाई जाती है जो कि जिन की तरफ बढ़ रही होती है और उसके पीछे से किसी भूत की तरह निकल जाती है। भाई जिनको डराने में लगे हो शिट। और जब जिनको पता चलता है ये तो गोश्त है, ओए भगवान भूत आ गए, कोई तो बचा लो रे। और इसका मुंह फटा का फटा रह जाता है शौक के मारे और कहने लगता है कि आखिरकार यह क्या चीज है, ये किस तरीके के गोश्त है। अब मुझसे यह मत कहना कि इस इटरनल नाइट में सच में गोश्त मौजूद है। और तो और इतना ही नहीं, इस गोश्त की जो ड्रेस है वो रेड क्यों है। और वह इस वक्त काफी ज्यादा शौक में पड़ा हुआ होता है। तभी जो गोश्त होती है वो उस स्टोन स्टेच्यू में घुस जाती है और उसके कारण उसका ऑरा निकलने लगता है और जो स्टोन स्टेच्यू है वो उसका कलर भी रेड में तब्दील होने लगता है, मतलब बदलने लगता है। जिसको देखने के बाद जिन और भी सरप्राइज होता है और कहने लगता है कि ये गोश्त आखिरकार इस स्टेच्यू में क्यों घुस गई, ये पूरी तरीके से अनसाइंटिफिक है। और जैसे ही वो उस गोश्त उस स्टोन स्टेच्यू में घुसती है तो वो स्टोन के जितने भी पीसेस होते हैं उसके ऊपर सारे के सारे निकलने लगते हैं और उसकी रियल बॉडी बाहर आने लगती है। और भाई कतई बवाल है ये गोश्त, तो कमाल है ये गोश्त। तो तभी डालमू उसको देखने के बाद चिल्लाते हुए जिन से कहने लगता है कि जिन तुम्हें भगना होगा। ये बात सुनने के बाद जिन चिल्लाते उससे कहने लगता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि भागो। अगर ये रेड कलर वाली जो गोश्त है वो तुम्हें यानी कि डालमू को इतनी तो बुरी हालत में कर सकती है और पीट सकती है तो वो मुझे कैसे छोड़ सकती, मैं उसका कैसे बचकर भाग पाऊंगा, तुम खुद बताओ यार। और मन में सोचते कहने लगता है कि जहाँ पर इतने भी स्टोन स्टेच्यूज बने हुए थे, आइस के स्टेच्यूज नीचे बने हुए हैं, वे सभी के सभी लोग जिंदा हुआ करते थे और इसी लड़की ने उस सबको मार दिया है। देखकर तो यही पता चलता है। तभी उसकी नजर उस लैंप पर जाती है। उस लैंप को पकड़ने के लिए जो यान जिन है वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है ताकि वो उस लैंप को हासिल कर सके। लेकिन जैसे ही वो उस लैंप की तरफ बढ़ने लगता है तो वो जो रेड कलर की गोश्त होती है वो लड़की उसकी तरफ आती है और अपनी एनर्जी डार्कनेस की एनर्जी से उसे पकड़ लेती है और अपने पैरों से उस लैंप को बुझाने की कोशिश करने लगती है। लेकिन उसकी जो डिवाइन एनर्जी होती है वो उसको अपने आप से बुझाने के लिए रोकने की कोशिश करने लगती है। लेकिन वो गोश्त लड़की भी कहाँ मानने वाली, वो भी अपनी फुल पावर को रिलीज कर देती है जिसके कारण वहां पर एक जोरदार धमाका होता है और यान जिन बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरता है उस प्रेशर के कारण। और कहने लगता है कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है क्योंकि उस गोश्त लड़की ने उस लैंप को पूरी तरीके से बुझा दिया होता है अपनी एनर्जी से। और जब यानजिन को ये पता चलता है कि ये लैंप तो बुझ चुका है, भाई शौक में पड़ जाता है बंदा। क्या ये जब डालमू ने मुझसे कहा था कि ये इम्पॉसिबल है किसी डार्कनेस के द्वारा इस लैंप को डिस्ट्रॉय करना, आखिरकार ये गोश्त है क्या चीज। इसने बिना किसी परेशानी के सिर्फ एक कदम बढ़ाकर उस लैंप को बुझा दिया। शिट, अब जबकि ये लैंप पूरी तरीके से बुझ चुका है तो हर तरफ सिर्फ डार्कनेस ही मौजूद है। तभी जो लड़की होती गोश्त होती है, फीमेल गोश्त, वो डार्कनेस से अजीब अजीब तरीके से जिनको डराना चालू कर देती है और कहने लगती है कि लो एक और आ गया हमारे यहाँ पर शिकार करने के लिए, अब तुम्हें भी यहाँ पर मरना होगा, तुम्हें भी यहाँ पर गुनाहों की सजा मिलेगी, तुम्हें यहाँ पर कोई बचा नहीं सकता, तुमने मेरे बच्चे को नहीं बचाया रे, अब तुम भी इस डार्कनेस के अंदर सो जाओ। और वो डार्कनेस की एनर्जी चारों तरफ से जिनको घेरना चालू कर देती है। तभी जिनके लगता है शिट मैं यहाँ पर मूव नहीं कर सकता। तभी वहां पर हमें उस गोश्त को दिखाया जाता है जो कि जैसे जैसे अपने कदम जमीन पर बढ़ाती जाती है वैसे वैसे पूरी की पूरी जगह बर्फ में जमती जाती है। उसको देखने के बाद जिन काफी तक घबराया होता है क्योंकि उस गोश्त की एनर्जी इतनी होती है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और वो मन में सोचते क्या लगता है मुझे यहाँ से किसी प्रकार से निकलना होगा अगर मुझे अपनी जान बचानी है तो, क्योंकि इसकी जो यिन एनर्जी है यानी कि आइस एनर्जी है वो मेरे को जमा कर रख देगी और मैं उन्हीं की तरह एक पुतला बन जाऊंगा। और जब वो इस ब्लैक आइस को देखता है तो समझ जाता है कि इसी लड़की ने सभी लोगों को यहाँ पर इसमें आई मीन आइस स्टैच्यूज में बदला हुआ था और यहाँ का मौसम शायद तभी ठंडा हो मे बी। तभी जो गोश्त गर्ल जिनके पास आती है उससे कहने लगते हैं कि तुम गुनहगार हो, तुम्हें तो मरना होगा और तुम सिर्फ मरने के काबिल हो। ये बात सुनने के बाद जिन मन में सोचते कहने लगता है कि तुम मेरे साथ मजाक कर रही होगी, मैं यहाँ पर अभी मरना नहीं चाहता। उसकी पूरी की पूरी बॉडी ऑलमोस्ट जम गई होती है, उसकी सिर्फ एक आंख बची हुई होती है। तभी जिन मन में सोचते कहने लगता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना होगा, मेरे पास कोई और तरीका तो होगा ही। और उसकी आंख छोटी सी बस थोड़ी सी रह गई होती है जमने से। और जो डालमू होता है वो सारी सिचुएशन को देखने में लगा हुआ होता है क्योंकि जो ब्लैक एनर्जी होती है वो डालमू को भी पकड़ रखा है उसने भी। और जिन मन में सोचते हो कहने में लगा होता है कि मैं इस तरीके से नहीं मरना चाहता और ना ही मैं यहाँ पर इस तरीके से मर सकता हूँ। और उस मूवमेंट्स के बारे में याद करने लगता है कि किस तरीके से इसने इस दुनिया में आने के बाद से अपने इस जिंदगी को गुजारा और कितनी ज्यादा कठिनाइयों का सामना किया है और कितनी बड़ी बड़ी मुसीबतों में भी वो बचकर निकला है। और कहने लगता है कि मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ, मैंने कई सारे पावरफुल एनिमीज को हराया है और जो नेशनल ट्रेजर है मैंने उसका भी ख्याल रखा है और उसका जो बच्चा है मुझे उसको बचाना है, उसका ख्याल रखना है, फ्यूचर में मैं साथ में अपनी लाइफ गुजारनी है। और अपने आप से कहने लगता है कि मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ, बहुत ही ज्यादा, मैं इस तरीके से यहाँ पर नहीं मर सकता। तभी उसके अंदर जो ब्लू फ्लेम होती है वो जाग उठती है और जैसे ही वो ब्लू फ्लेम जाग उठती है तो उसकी जो आइस होती है वो एक ही झटके में सारी की सारी आइस पिघल जाती है। ये देखने के बाद वो गोश्त गर्ल काफी ज्यादा शॉक होती है और पता चलता है भाई ये तो कतई यार
बवाल है। तभी जिन उससे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर उन गुनेगार लोगों की बात करने में लगी हुई हो जो कि मरने के काबिल है। तुमसे एक तुच्छ सी घोस्ट हो जो कि कई सालों हजारों सालों पहले ऑलरेडी मारी जा चुकी है। तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर अपनी जबरदस्ती दिखा सकती हो मेरे सामने? अभी तुम्हें सबक सिखाता हूँ कि तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम्हारा बाप कौन है। और वहाँ पर सारी की सारी आइस को बिना किसी परेशानी के जिन पिघला देता है अपनी ब्लू फ्लेम से। और जब उसकी ब्लू फ्लेम चारों तरफ जा रही होती है तो डालमू की जितनी भी बर्फ होती है और जो डार्कनेस एनर्जी होती है वो बाहर हो जाती है और तो छोड़ देती है। जो देखकर डालमू कहने लगता है कि जो आसपास की मेरी डार्कनेस है वो तो सारी की सारी गायब हो गई। जो यान जिन की जो ब्लू कलर की फ्लेम्स है वो सच में डार्कनेस को दूर भगा सकती है। इसका मतलब तो ये हुआ। और जो जिनकी पावर होती है वो धीरे धीरे करके बूस्ट होने लगती है और वो आसपास की सारी सारी डार्कनेस एनर्जी को मिटाने लगता है। और उसको देखकर जिन कहने लगता है, मन में सोचता है कि जो मेरी ब्लू फ्लेम्स है वो फिर से वापस आ चुकी है और तो और मुझे जल्द से जल्द यहाँ से रास्ता खोदना होगा और निकलना होगा। और तो और मेरे सामने इस वक्त जो गोश्त फीमेल गोश्त है उसकी पावर का अंदाजा लगाना मेरे बस की बात नहीं है। मुझे ही पता है कि मैं इस वक्त काफी ज्यादा स्ट्रांग हूँ, लेकिन मुझे ही लगता है कि मैं इस लड़की को अभी हरा पाऊंगा। और मुझे अगर सर्वाइव करना है तो मुझे जल्द से जल्द निकलना होगा यहाँ से और मुझे वापस से उस लैंप को जरा जलाना होगा और डालमू को भी बचाना होगा। तभी हमारे पास चांस होगा यहाँ से बचकर निकलने का। और तभी वो अपनी ब्लू फ्लेम्स को चारों तरफ रिलीज कर देता है ताकि वो कुछ कर सके। और जो गोश्त गर्ल होती है वो वहां से दूर भगने लगती है उस प्रेशर के कारण। और वो उसकी एनर्जी को देखने के बाद काफी ज्यादा शॉक होती है। लेकिन आप मुझे अभी भी जो लड़की गोश्त लगी ही नहीं रही, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि जिंदा हो। तभी दूसरी तरफ जैसे उसकी आंखों के सामने से लड़की की आंखों के सामने से जिन गायब हो जाता है तो हमें जिनको दिखाया जाता है कि जिन तो उस लैंप की तरफ बढ़ने में लगा हुआ है और उस लैंप को हासिल करना चाहता है। लेकिन वह लड़की उसे रोकने के लिए उसकी तरफ कूद पड़ती है उसकी आग में, जिसके कारण वो उस लैंप को नहीं पकड़ पाता और प्रेशर के कारण वो डायरेक्टली दीवार से जाकर टकराता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। और तभी जो फीमेल गोश्त होती है वो उसकी तरफ आती है जिनकी तरफ, और जिनके तरफ आने के बाद उसकी गर्दन पकड़ लेती है जिससे कि दिन को दर्द होने लगता है। जिसको बुलाकर वो लड़की उससे कहने लगती है कि तुम एक तुच्छ से इंसान, मैंने इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम मेरी पावर को इतनी आसानी से तोड़ दोगे। ये वाकई में बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग बात थी मेरे लिए। तभी जिन उसको घबराते हुए और काफी ज्यादा परेशानी में उससे कहने लगता है कि मैं सिर्फ तुम्हारी पावर को तोड़ने ही नहीं वाला, बल्कि मैं तुम्हारे इस डायमेंशनल बैरियर से भी तोड़कर इसे निकल जाऊंगा। और मन में सोचते हुए कहने लगता है दूसरी तरफ, डैम इट, ये जो फीमेल गोश्त है वो डायरेक्टली मुझे सच में उस बर्फ के स्टेच्यूज में जमाना चाहती है। तभी वो लड़की उससे पूछने लगती है कि अगर तुम कहाँ से आए हो। लेकिन ये बात सुनने के बाद जिनकी लग जाती है और उससे कहने लगता है कि मैं M78 नेब्यूला से आया हुआ हूँ। ये बात सुनने के बाद वो लड़की कहने लगती है, व्हाट, नेब्यूला, क्या ना क्या चाहते हो? तो भाई मजाक उड़ा रहा है इस समय भी जिनस का हद होती है। मतलब इतने पावरफुल एनिमी उसके सामने है, ये अभी भी ऐसे मस्ती सूझी है। और तभी वो गुस्से में और ज्यादा रिलीज कर देता है अपनी ब्लू फ्लेम्स को और कहने लगता है कि मैं अल्ट्रामैन हूँ जो कि इस दुनिया को बचाने के लिए आया हुआ हूँ। भाई खत्म, सारा पूरा का पूरा एनिमी में घुस चुका है। हम भी तो भाई है एनिमी के कीड़े। और वो गोश्त इतनी ज्यादा ब्लू फ्लेम्स को झेल नहीं पाती है, उससे दूर हट जाती है और उसकी पूरी की पूरी आइस वहां पर पिघल जाती है। जिसको देखने के बाद वो गोश्त एकदम से काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि इस वक्त जिन अपने सबसे ज्यादा पावरफुल मोड में आ जाता है और उससे कहने लगता है कि मेरी बात तुम ध्यान से सुनो, मेरा नाम यान जिन है और मैं कोई गुनहगार वगैरह नहीं हूँ और ना ही मैं यहाँ पर मरने के लिए डिजर्व करता हूँ। और तुम जैसे तुच्छ गोश्त थे तो मैं बिल्कुल भी नहीं डरता। और जब वह गोश्त उस लड़की के इस मास्क को देखती है तो वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और रुक जाती है और उससे कहने लगती है, तुम तो वही हो ना। ये बात सुनने के बाद जिन भी कहता, हाँ मैं वही हूँ, मैं हूँ। जोर से उसके ऊपर चिल्लाने के बाद वो रुकता नहीं है और सीधे जाकर उस गोश्त गर्ल पर जोरदार पंच कर देता है। और पंच करने के बाद बोलने लगता है, आज तुम्हें दिखाते हैं कि बाप से पंगा नहीं लेना चाहिए और तुम्हें बताता हूँ कि असली बाप तुम्हारा कौन है। और जो भूतनी होती है वो बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरती है, जिसको देखने के बाद वहां पर हर जगह सिर्फ धुआं ही धुआं हो जाता है। तभी जिन उसकी नजर दूसरी तरफ जाती है और वो उस दिए को ढूंढने लगता है उस लैंप को वापस से जलाने के लिए, और उसको जल्दी से जाकर उठाकर वापस से उसमें आग लगा देता है और जला देता है। जिससे कारण से आसपास का जो पूरा एरिया होता है, आसपास के एरिया पूरी डार्कनेस से साफ हो जाती है और डालमू को वहां पर होश आ जाता है। और जिन डालमू के पास जाने के बाद उससे पूछ लगता है, क्या तुम अच्छा फील कर रहे हो, क्या तुम्हारी ठीक है? तभी डालमू से कहने लगता है कि मेरी जो सॉर्सरर पावर थी वो ऑलरेडी डिस्पेल कर दी जा चुकी है, जो सील थी वो तोड़ दी जा चुकी है इसके द्वारा, तो तुम्हें सावधान रहना होगा उस गोश्त से। तभी हमें उस गोश्त को दिखाया जाता है जो कि सिर्फ दूर से ही उसको देखने में लगी हुई है। और जब वे एक दूसरे को वहां पर घूरने लगते हैं और उसके बाद वो जो रेड कलर की गोश्त है वो उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और वह उससे वहां से वापस जाने लगती है। ये देखने के बाद डालमू उससे कहने लगता है, क्या ये जो गोश्त है, जो वॉरियर है, वो इस तरीके से हमें जिंदा छोड़कर क्यों जा रही है? ये बात सुनने के बाद जिन भी काफी ज्यादा सरप्राइज से भर जाता है। तभी जिन उससे डालमू से कहने लगता है, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जब से मैंने इस गोश्त गर्ल को बुरी तरीके से पीटा है तो ये मुझसे डर गई है और अब यहाँ से अपने आप को बचाकर भागना चाहती है। और वह गोश्त गर्ल वापस से मुड़ के उसकी तरफ देखने लगती है
और उससे कहने लगती है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, अभी बिल्कुल भी समय नहीं हुआ है तुम्हारे इस तरीके से जागने का, तुम समय से पहले ही जाग गए हो। और इस तरह की जब बातें कर रही होती है तो जिनको समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार इसके कहने का मतलब क्या है, और टोटली कंफ्यूज होता है। और डालमू भी उसकी बातें सुनने में लगा हुआ होता है और जिन मन में सोचते कहने लगता है कि जो गोश्त गर्ल है वो इतनी ज्यादा फैमिलिटी से मेरे को क्यों देखने में लगी हुई थी, जैसे कि मुझे वो जानती है। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि मैं इसके लवर जैसा दिखता हूँ इस समय पर? जब जो जिंदा हुआ करती थी तभी उसकी नजर किसी चीज पर जाती है और वो किसी चीज को नोटिस करता है और देखता है कि वो शायद ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ये इस मास्क को पहचानती हो, और जो मास्क होता है वो उसके चेहरे पर लगा हुआ होता है। उसको देखकर वो काफी ज्यादा सरप्राइज होता है और मन में सोचता क्या लगता है कि ये जो मास्क है वो मेरे चेहरे पर कब आया, मैंने तो ध्यान ही नहीं दे पाया। और तभी वो उस पेंटिंग्स को देखने लगता है और उससे कहने लगता है कि जरा एक मिनट रुको, ये जो मास्क है वो जाना पहचाना सा क्यों लगने में लगा हुआ है? ये मास्क तो उन पेंटिंग्स में बना हुआ था। और जब वो मास्क को उस पेंटिंग में देखता है तो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो सबसे पहले तो डालमू को उठाता है अपने आप को होश में लाने के लिए, और उससे कहने लगता है कि ये डालमू, तुमने मुझसे नहीं कहा था कि इस डार्कनेस में ऐसा कोई क्रीचर नहीं है जो कि इस लैंप को बुझा सके? तभी डालमू उसकी ये बात सुनने के बाद कहने लगता है कि मुझे भी इस बारे में पहले कभी भी नहीं पता था, आज तक इतने सालों तक किसी ने भी इसको नहीं बुझा पाया है, और ना ही मैंने इसके बारे में कभी सुना है, और ना ही मैंने इसका अंदाजा लगाया था कि यहाँ पर कोई इतना पावरफुल भी होगा जो कि इसको बुझा सके। तभी अचानक से वहाँ की जो एनर्जी होती है उसका रुख बदलने लगता है और वापस से एक अर्थक्वेक आने लगता है। ये देखने के बाद जो डालमू और जिन होते हैं वो और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और वहाँ पर कई सारी जो आत्माएं होती हैं वो उसकी तरफ बढ़ने लगती हैं, जिसको देखने के बाद जिन चिल्लाते हुए कहने लगता है क्या जो मॉन्स्टर है वो वहाँ पर कई सारे मॉन्स्टर एक साथ इकट्ठा करने अटैक करने के बारे में सोच रहे हैं, क्या हमें ही टारगेट बना रहे हैं वे लोग? और वो सारे के सारे ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसे देखने के बाद जिन कहने लगता है कि इसको देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लोग यहाँ से बचने की कोशिश करने में लगे हुए हैं, आखिरकार यहाँ पर किस तरह की चीज हो रखी है और इनके पास कोई दिमाग वगैरह है कि नहीं है? ये क्लियर ही नहीं हो पा रहा है कि आखिरकार ये करना क्या चाहते हैं। अब ये वापस से हमारे पास लौट के क्यों आ रहे हैं भाई? ये सारे के सारे बीस्ट उसकी तरह बढ़ने लगते हैं आत्माएं सी, जिसको देखने के बाद डालमू से कहने लगता है कि ये इम्पॉसिबल है, इनके पास तो दिमाग है ही नहीं। अगर ये किसी चीज को डरकर भागने में लगे हुए हैं तो इन्हें तो अलग अलग हो जाना चाहिए था, तो ये इस तरह की हरकत क्यों करने में लगे हुए हैं? जरा उस तरफ देखो, लगता है कि ये सारी की सारी आत्माएं अब हम पर अटैक करने के बारे में सोचने में लगी हुई है। और वो जिनसे कहने लगता है कि मैं इन सभी का ख्याल रखता हूँ, तुम यहाँ से भागो और इनके बीच में जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा डिस्टेंस बनाना। और तो उतना कहने की भी जरूरत नहीं होती, लेकिन जिन तो वहां से पहले से गायब हो चुका होता है। भाई डालमू जब कोई ये बात डालमू को पता चलती है तो शौक से भर जाता है। तभी जिन उससे कहने लगता है हे डालमू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम वहां पर केयरफुल से काम करना। तभी डालमू उससे कहने लगता है कि जरा इस बच्चे को देखो तो ये किसी चूहे की तरह बचकर भाग निकल पड़ता है और बहुत ज्यादा तेज है बचकर निकलने में तो। और वहां पर कई सारे गोश्त आ गए होते हैं। डालमू अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करने लगता है और कहने लगता है कि तुम जैसे गोश्त और तुम जैसी आत्माएं मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और शेडो क्राउस का इस्तेमाल करता है और वो सारे के सारे जो कौवे होते हैं क्राउ, वो सारी की सारी आत्माओं को एक एक करके खाना चालू कर देते हैं, जिसको देखकर उसके पसीने छूट जाते हैं क्योंकि उनकी जो संख्या होती है वो बहुत होती है। लेकिन उसके जो शेडो ग्राउस होते हैं वो उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहे होते, जिसको देखने के बाद वो घबराने लगता है और वहां पर उनकी जो एनर्जी होती है वो डालमू को छोड़कर दूसरी तरफ जाने लगती है, जिसको देखकर वो कहने लगता है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है। और पीछे मुड़कर देखता है तो वो सारी की सारी आत्माएं जिनका पीछा करने में लगी हुई होती है, जिन वहां से बचकर निकल गया होता है और कह रहा होता है मन में सोचते हुए कि मेरी किस्मत तो वाकई में अच्छी है और मैं कितना ज्यादा दिमागदार हूँ कि मैं इस लैंप को लेकर यहाँ से निकल गया हूँ अपने आप को बचाने के लिए। तो ये सारी सारी जो आत्माएं हैं, डार्क एनर्जी है, वो मुझे टारगेट नहीं करेंगी। लेकिन वो पीछे मुड़कर नहीं देखता, लेकिन जो डालमू होता है वो चिल्लाते हैं, उससे क्या लगता है कि जरा सावधान रहना जान जिन, सारी की सारी आत्माएं तुम्हारा पीछा कर रही हैं। जब जिनको पता चलता है कि सारी सारी आत्माएं उसका पीछा करने में लगी हुई थी तो उसका शौक के मारे मुंह फटा रह जाता है। ये मुंह देखने के बाद मुझे बहुत हंसी आती है, बहुत कंट्रोल भी नहीं हो रहा होता, इसलिए पॉज करके मैं तो हंस लिया, आप भी हंस लेना। और जो जिन होता है वो चिल्लाते हुए कहने लगता है कि आखिरकार उस चीज का क्या हुआ कि तुम इन सभी के सभी क्रीचर को रोकना चाहते थे, अब ये सारे के सारे जो आत्माएं हैं, क्रीचर्स हैं, वो मेरा पीछा क्यों कर रही हैं? तभी उसके गले में एक पेंडेंट होता है, वो चमकना चालू हो जाता है। तभी जो डालमू होता है वो चिल्लाते उससे कहने लगता है ये सारे के सारे जो इंस्पेक्टर्स हैं उनके पास दिमाग नहीं है, तो वो पता नहीं लगा सकते कि कौन जिंदा है और कौन मरा हुआ। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज है जो कि तुमने यहाँ से चुराई हो इस डार्कनेस से? ये बात सुनने के बाद जिन कहने लगता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैंने यहाँ पर किसी पक्षी का अंडा भी नहीं चुराया जब से मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ, तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? तभी वहाँ पर एक जोरदार अर्थक्वेक आने लगता है और फिर से जमीन हिलने लगती है, इसको देखकर जिन काफी ज्यादा घबरा जाता है और डर जाता है और सारे के सारे गोश्त हैं वो वापस से इधर उधर जाने लगते हैं और वो जमीन टूटने लगती है। और तभी एक बहुत बड़ा गड्ढा वहाँ पर बन जाता है और वो पत्थर नीचे जाकर गिरने लगता है, और जब वह पत्थर नीचे गिर रहा होता है तो वो बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगता है और सारी की सारी जो आत्माएं होती है वो उसकी तरफ बढ़ रही होती हैं। इसको देखकर वो इतने डर गया होता है, पत्थर पर लटका हुआ और चिल्ला रहा होता है कि प्लीज 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 मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना। और सारी की सारी आत्माएं जब उसके पास आ रही थी तो वो पत्थर वहां से टूट जाता है और अभी भी उसके पास वो लैंप मौजूद है, लेकिन वो बिना किसी परेशानी के जमीन पर उतर जाता है। वो पीछा करना नहीं छोड़ती वो आत्मा है, वो भागना चालू कर देता है और बहुत ज्यादा तेजी से किसी बंदर की तरह छलांग लगाते वहां से भाग रहा होता है, लेकिन जैसे वो पकड़ने की कोशिश करता है तो पकड़ नहीं पाता दूसरे एंड को, जिसके कारण वो नीचे गिरने लगता है और वो कहने लगता है खत्म भाई, आज तो मेरा सुहा हो गया।
और वो किसी अजीब सी जगह पर आकर गिर जाता है और कहने लगता है कि आखिरकार यह किस तरीके का मॉन्स्टर है। और वहाँ पर एक बहुत बड़ा गेट उसे दिखाई देता है और जब वह उस गेट को देखता है तो भाई उतना बड़ा होता है कि वो चींटी समान लग रहा होता है उस गेट के सामने। और इस गेट के बारे में पता लगाने की इसकी जो क्यूरियोसिटी होती है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरी तरफ जो डालमू होता है वो एक बहुत बड़ा डार्कनेस के एनर्जी से पक्षी बनाता है और उस क्राउड में बैठकर उसे पकड़ लेता है उसे मरने से बचाने के लिए और उसे लेकर वहां से जाने लगता है। तभी जिन उससे पूछने लगता है कि अगर का ये किस तरीके का मॉन्स्टर है, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हम हमेशा से ही इस मॉन्स्टर की पीठ पर घूमने में लगे हुए थे। ये बात सुनने के बाद डालमू उससे क्या लगता है कि इस तरह की चीजें तुम मुझसे की पूछने में लगे हुए हो, मैंने भी इस तरह का मॉन्स्टर पहले अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। और भाई जो मॉन्स्टर होता है उसका साइज इतना होता है कि ये डालमू और जिन उसके एक दांत के बराबर भी नहीं लग रहे होते हैं। और जो मॉन्स्टर होता है वो सभी को खाना चालू कर देता है और वो सारी की सारी आत्माओं को खा रहा होता है मॉन्स्टर। इससे पता चलता है कि ये कोई डार्क या डिवाइन बीस्ट होगा। तभी डालमू उससे कहने लगता है कि तुम मुझे कस के पकड़ लो, चाहे कुछ भी हो जाए तुम छोड़ना मत। और वो उस पक्षी से फ्लाइट से उड़ना चालू कर देता है फुल स्पीड में और उस बीस्ट से किसी तरीके से बचकर निकल आते हैं। ये देखकर डालमू कहने लगता है कि इस बीस्ट को देखकर ऐसा लगता है कि ये इन आत्माओं को खाकर ही जिंदा रहता है और सारी की सारी जो आत्माएं होती हैं वो सारे के सारे उसके पेट में उस बीस्ट के पेट में जाने लगती हैं। ये देखने के बाद जिन घबरा जाता है और कहने लगता है कि ये जो बीस्ट है वो किस तरह का मॉन्स्टर है, ये स्पेक्टर्स को खाने में लगा हुआ है। तभी उसकी नजर एक बहुत बड़े गेट पर जाती है जिसको देखकर कहने लगता है कि अगर का ये जो ब्रॉन्ज गेट है वो खुलने में लगा हुआ है यहाँ पर। और जब वह खुलता है तो सामने देखता है तो वहाँ पर कई सारे स्टैचूज बने हुए होते हैं जिसको देखने के बाद वो और सरप्राइज से भर जाता है। और कई सारे जो स्टैचूज होते हैं उन स्टैचूज में लिखा होता है किस तरीके से वो लोग फाइट कर रहे हो। और देखकर कहने लगता है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि सारे के सारे जो स्टैचूज हैं वो किसी गॉड्स के हैं जब वह गॉड्स फाइट करने में लगे हुए थे। और उन्हें देखकर कहने लगता है कि ये डिवाइन असेंशन ये कुछ जाना पहचाना सा क्यों लगने में लगा हुआ है। उनकी आंखें देखो, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि 3 सर और 6 हाथ, क्या ये नेजा है? आखिरकार जो हमारे दुनिया के जो गॉड्स हैं वो इस दुनिया में क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं? तो आखिरकार इस इटर्नल नाइट में हुआ क्या था? क्रिएशन ऑफ गॉड्स का क्या जो क्लासिक ऑफ माउंटेन और सी की जो कहानी है वो यहाँ पर क्यों लागू हो रही है? और हमारी जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है वो क्यों गायब हो गई? और सारी की सारी जो कहानियां हैं वो पेंटिंग्स में कैसे आ गई? क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जो पेंटिंग्स हैं वो क्लासिक माउंटेन एंड सी की कहानी के बारे में नहीं बताती हैं बल्कि में वर्ल्ड के क्रिएशन के बारे कहानियों के बारे में भी बताती हैं? और वो उस मूवमेंट के बारे में याद करने लगता है कि यहाँ पर 12 गॉड्स हुआ करते थे। 12 पेंटिंग्स हैं और जो पहले की 6 पेंटिंग्स हैं वो क्लासिक माउंटेन एंड सी की कहानी के बारे में बताती थी और बाकी की जो सब अलग अलग है जो 7th वन से है वो किसी और से कनेक्ट हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारी की सारी जो कहानियां हैं वो क्रिएशन गॉड के द्वारा जो क्रिएशन है उससे कनेक्टेड है सारी की सारी स्टोरी। और इन स्टोरीज के दौरान एक ऐसा बंदा हुआ करता था जिसने इंसानियत को धोखा दे दिया था और इंसानों से इसने फाइट भी की थी। ऐसा पॉसिबल हो सकता है? वन ऑफ द क्रिएशन मतलब गॉड के द्वारा क्रिएशन करी हुई चीज है कहानी के बारे में, क्या इसका नाम दाजी है या किंग जूओ है? तो आखिरकार जो क्रिएशन जो गॉड के द्वारा जो वर्ल्ड की क्रिएशन की गई थी उसकी कहानी और ये दो कहानी वो आपस में रिलेटेड कैसे है और ये प्री हिस्टोरिकल एरा में क्या करने में लगी हुई होती है? और वो सारे के सारे स्टेजेस को एनालाइज करने लगता है और कहने लगता है कि ये किसी भी प्रकार से वो साइंटिफिक नहीं लग रही है। और जो ह्यूमंस एंड डिवाइन बीस्ट के बीच में डिवाइन बीस्ट के बीच में जो वॉर हुई थी उसमें जीता कौन था उस वक्त? और सारे के सारे जो गॉड्स हैं उनके जो स्टेच्यूज है वो सारे जो गॉड्स हैं वो इस मॉन्स्टर के पेट में क्या कर रहे हैं? और तभी उस मास्क के बारे में सोचने लगता है और कहने लगता है कि जो हुई है जिसने 10 सन को शूट किया था तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इस दुनिया में भी एक समय पर सिविलाइजेशन हुआ करती थी। लेकिन सच में अगर यहाँ पर सिविलाइजेशन हुआ करती थी तो आखिरकार वह पूरी की पूरी सिविलाइजेशन गई कहाँ पर? और भाई उस बीस्ट का असली फॉर्म दिखाया जाता है जो किसी कछुए जैसा दिखने में लगा हुआ होता है, टर्टल जैसा। और जिन कहने लगता है कि उन सन्स के बारे में बात करें तो वो सारे के सारे सन इस डार्कनेस में क्या कर रहे हैं? आखिरकार इस दुनिया में क्या हुआ था? तभी वहां पर उसकी जो एनर्जी होती है उसका जो अटैक होता है बीस्ट का वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। अटैक नहीं होता, वो तो उसका पता भी नहीं है कि ये यहाँ पर मौजूद है, वो बस अपनी बॉडी को मूव कर रहा होता है। तभी यानजिन को देख सावधान करते हुए डाल मुझसे कहने लगता है कि यानजिन देखकर वो अब निकल जाएगा। और वो देखकर और भी डर जाता है क्योंकि ऊपर से डार्कनेस की एनर्जी गिर रही होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है 15 दिनों बाद जहाँ पर जो जिन है वो वापस आ चुका है और सभी के सभी लोग मिलकर आपस में एक सर्कल बनाकर एंजॉय करने में लगे हुए होते हैं और सभी जिन की तारीफ करने में लगे हुए होते हैं कि जिन ने इस बात तो कमाल कर दिया, अब हमें भूख से मरने की जरूरत नहीं है हमारे पूरे के पूरे यान क्लैन को। और हमारा जब यान क्लैन का हीरो है इससे तो हम इतना एक्सेप्ट किया था वैसा ही किया है। और जिन खाते हुए मन में सोचते क्या लगता है कि समय वाकई में बहुत ज्यादा तेजी से गुजरता है, इस बात को मैं भी एग्री होता हूँ। और 15 दिन ऐसे ही गुजर गए और मुझे बिल्कुल पता भी नहीं चला। जैसे ही हम उस इटर्नल डार्कनेस की जो डार्कनेस है उससे बाहर निकल कर आए तो डाल्मू ने सारा का सारा सॉल्ट बाहर निकाल दिया और उसके बाद मैंने उसका इस्तेमाल कर अपनी स्किल का इस्तेमाल किया और मैं
फूड को प्रिजर्व करने के लिए तकनीक की खोज कर दी। और जब मैंने उसे बना दिया तो उसका टेस्ट पहले के मुकाबले में ज़्यादा बढ़ गया और हमारा सारा का सारा जो खाना है वो 15 दिनों तक इसमें प्रिजर्व रहा। और 15 दिनों बाद हमने उस प्रिजर्व फूड को वहाँ पर खाया तो उसका जो पहला बैच है हम लोग सब लोग अभी खाने में लगे हुए हैं और सारे के सारे एल्डर्स और सारे के सारे साथी मिलकर खा रहे हैं। और यहाँ पर मैंने इतने ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिखाया है तो इसके कारण यहाँ पर पार्टी करने में लगे हुए हैं यान क्लैन के जो लीडर हैं वो। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं यहाँ पर डालमू और मुदाका भी मौजूद है। लेकिन अभी ये चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए सबसे ज़्यादा परेशानी वाली बात ये है कि मेरे क्वेश्चनों का जो जवाब है वो डालमू के पास भी नहीं है। जब हम उस जगह से अपनी जान बचाकर भागने में लगे हुए थे उस इटर्नल नाइट में तो हम लोग वहाँ पर एक टोटेम पर पहुंच गए थे और उसके बाद हमें उन गोस्ट के द्वारा पीछा किया गया था। फिर उसके बाद हम एक क्लैन के अंदर घुस गए, एक बीस्ट के। जैसा कि डालमू ने कहा था डार्कनेस के अंदर जो भी चीज मौजूद होती है हम उसके अंदर से बाहर जो भी लाने की कोशिश करेंगे वो सब कुछ राख में बदल जाती है, तो वो हमारे किसी काम की नहीं है। लेकिन फिर भी मैं उस इटर्नल डार्कनेस में से एक जेट सेफली बाहर निकाल कर लेकर आ चुका हूँ। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? ये किसी तरह का कोई खजाना है उसे देखने लगता है। तभी जो मुदाका होती है, क्वीन होती है, वो उसे नोटिस कर लेती है और उसे देखने लगती है और वो डालमू से पूछने लगती है, हे एल्डर मुझे बताइए कि आखिरकार आप ये आंजन के बारे में क्या सोचते हैं। तभी एल्डर डालमू से कहने लगता है कि ये बंदा काफी वाकई में बहुत ज्यादा स्मार्ट है, काफी ज्यादा बहादुर है और काफी ज्यादा टैलेंटेड और काफी ज्यादा गिफ्टेड है, काफी ज्यादा अच्छा बच्चा है। तभी मुदाका उसको बुलाने लगती है यानजिन को और उससे कहने लगती है, क्या तुम मेरे साथ क्विंगमैन ट्राइब में वापस जाने के लिए तैयार हो जिन? ये बात सुनने के बाद बाकी के जो एल्डर्स होते हैं वो सभी लोग शौक से भर जाते हैं और कहने लगते हैं, क्या सच में क्विंगमैन ट्राइब? क्या मैंने कुछ गलत सुन लिया है? जो मुदाका वाकई में जिन को ट्राइब में इन्वाइट करना चाहती है? तभी एल्डर कहने लगते हैं, मैंने सुना है कि सिर्फ सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा टैलेंटेड लोग ही उस ट्राइब में इन्वाइट करवाए जाते हैं और वो सारे के सारे जो लोग होते हैं वो बड़ी बड़ी ट्राइब्स के ही होते हैं। और ये जो मौका है खुद को ट्रेन करने का वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, और ये जो मौका दिया जा रहा है वो खुद मुदाका के द्वारा दिया जा रहा है। और वो सारे के सारे जो एल्डर्स होते हैं वो जिनसे कहने लगते हैं कि तुम्हें एग्री हो जाना चाहिए, तुम इस मौके को जो कि तुम्हारी लाइफ में ऐसा आया है तुम्हें इस तरीके से मिस नहीं कर सकते। और तुम्हारे पास तुम्हारा टैलेंट देखकर तो मुझे लगता है कि तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी वहाँ रहने। और मन में सोचते हो जो इसको देखने के बाद कहने लगता है कि जो याओ क्लैन है और जो लिन क्लैन है वो हमारे यान क्लैन में धीरे धीरे करके ऑलमोस्ट एडजस्ट हो चुके हैं। और मेरे जो ग्रैंड फादर है जो लीडर है वो भी धीरे धीरे करके उनकी जो इंजरीज है वो भी ठीक हो रही है, लेकिन अभी भी इंजर्ड तो फिर भी हैं, अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए। तो मुझे ही लगता है कि बिल्कुल अभी सही समय है यहाँ से उन सभी को इस तरीके से छोड़कर जाने का। लेकिन अगर मैं इस लड़की के साथ सच में चला जाता हूँ तो मेरी जो आगे की लाइफ है वो वाकई में बहुत ज़्यादा नॉर्मल और बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी अगर ये लड़की मुझे पूरी तरीके से सपोर्ट करती है तो। और मुझे ज़्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। और हंसने लगता है और कहने लगता है कि मैं जाने वाला हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस तरीके से इसकी आंखों में इतना ज़्यादा आसान नहीं दिखाना चाहता कि मैं इतनी आसानी से मान के जाने के लिए, वरना सोच मेरे बारे में जो कुछ और ही सोचेगी कि मैं हाल मान गया। और तभी वो अपनी एक्टिंग मोड को ऑन करता है और उससे क्या लगता है कि मुदाका तुम्हारे इनविटेशन की बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे अपने क्लैन के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं उसको इतनी आसानी से छोड़कर नहीं जा सकता। जब उस सॉर्सरर ने मेरे क्लैन पर इस तरीके से अटैक किया था तो हमारा क्लैन काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था। अब जबकि हमारे क्लैन लीडर को बहुत ज्यादा चोट लग चुकी है तो हमारे क्लैन के जो वॉरियर्स हैं वो अभी इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है और रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो मैं इतनी जल्दी इनको नहीं छोड़ के जा सकता। और मन में सोचता क्या लगता है मुझे अपने क्लैन के लिए भी इनसे कुछ पाना होगा, कुछ टोटेम प्लेयर्स मिल जाए तो हमारे लिए अच्छा होगा, जिससे कि यान क्लैन की जो डेवलपमेंट है उसकी गारंटी हो जाएगी। और जिन से कहने लगता है कि ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि यान क्लैन का एक मेंबर होने के नाते जो सॉर्सरर के द्वारा हमारे क्लैन को कमजोर कर दिया गया है तो उसे वापस से ठीक किया जाए। लेकिन इस बार चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने क्लैन मेंबर्स की मदद करूंगा। ये बात सुनने के बाद बाकी के जो क्लैन मेंबर्स होते हैं वो काफी ज्यादा इमोशनल से भर जाते हैं और उन्हें चालू कर देते हैं और जिनकी जय जयकार करने लगते हैं। और भाई जिनका जो प्लान था उसे बेवकूफ बनाने का वो काम कर जाता है। और मन में सोचते क्या लगता है कि यही तो एटमॉस्फेयर मैं चाहता था, मेरा जो इमोशन फैक्टर है वो आखिरकार मैंने एक्टिवेट कर ही दिया है। अब मुझे ही लगता कि ये लोग अब मेरी बात नहीं मानेंगे। तभी जिन और ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोलने लगता है और मन में सोचता कहने लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो कोई ले जाने की जो मुदाका है वो कितनी ज्यादा सस्ती हो और कितनी ज्यादा कंजूस होगी, लेकिन मुझे अगर ये सच में ले जाना चाहती है मेरी ट्राइब में तो उसके बदले में कुछ तो देना होगा ना। और तभी मुदाका से कहने लगता है मुदाका मेरे यान क्लैन के लिए मैं यहाँ पर रुकना चाहूंगा। ये बात सुनने के बाद जितने भी लोग होते हैं वो शौक से भर जाते हैं और कहने लगते हैं क्या तुम रुकना चाहते हो? तभी जो मुदाका होती है वो उसको घूरना चालू कर देती है और उससे कहने लगती है कि तुम यहाँ पर यान क्लैन में अभी भी रुकना चाहते हो और तुम सच में चाहते हो कि तुम्हें जो मैं इनवाइट करने का जो मौका दे रही हूँ मेरी ट्राइब में आने का, क्या तुम उस मौके को ठुकराना चाहते हो? ये बात सुनने के बाद जिन उससे कहने लगता है नहीं 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 ऐसी बात नहीं है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहता था। लेकिन बाकी के जो क्लैन मेंबर्स होते हैं वो उसे गले लगा लेते हैं और वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, खासकर पे मोटू पतलू। और वो इतने ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि वो रोना चालू कर देते हैं और कहने लगते हैं जिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज्यादा अच्छे हो गए यार, तुम तो वाकई में हमारे अच्छे ब्रदर हो। और ये काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। और तभी मुदाका इस सिचुएशन को देखने के बाद उससे कहने लगती है कि मेरे फादर ने मुझसे कहा था कि अगर तुम एक सच्ची हीरो के बारे में
पता लगाना चाहते हो तो सिर्फ उसकी पावर्स ही नहीं बल्कि में उसके अंदर का जो दिल है उसके बारे में भी पता लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो आखिरकार अपने साथियों के बारे में क्या सोचता है। अगर उसे लालच दिया जाए तो वो क्या सच में छोड़कर जाएगा अपने साथियों को? और मैंने जो तुम्हें ऑफर दिया है तुमने इसको इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं किया, और जब वो सॉर्सर तुम पर अटैक कर लिया था तुमने उसे बिल्कुल पीट कर भगा दिया, मार दिया। तुम्हारा तुम्हारा दिल अभी भी बिल्कुल शांत था। मेरे द्वारा इन्वाइट करने के द्वारा भी तुम में लालच नहीं आया। तो इससे एक बात तो साबित होती है कि मेरे दिमाग में तुम्हारे के खिलाफ जो जजमेंट है वो बिल्कुल सही है। तुम असली डालू हीरो हो। ये बात सुनने के बाद क्लैन के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो गर्व से फूले नहीं समा रहे होते। भाई इतना गर्व आ जाता ना, क्या ही बताओ। ये बात सुनने के बाद सभी लोग एक्साइटमेंट से भर जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि जो यान क्लैन है वो अब और भी ज्यादा खुश हो गया है जिन को पाने के बाद, जिनने बाकी हमारे पूरे क्लैन को बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया और वो हमारे इस ट्राइब का असली हीरो बन चुका है। लेकिन भाई इसका सारा का सारा प्लान फेल हो गया। ये चाह रहा था झूठ बोलना, लेकिन भाई झूठ के चक्कर में इसकी ऐसी हो गई और कह रहा होता है नहीं 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 मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहता था, और सब लोग उसकी जय जयकार करने लगते हैं। तभी मुदाका उससे कहने लगती है यान जिन तुम एक असली हीरो हो, मैं तुम्हारी सच में रेस्पेक्ट करती हूँ और इसलिए मैं चीज तुम्हारे लिए ज्यादा डिफिकल्ट नहीं करने वाली। 3 साल, मैं तुम्हें 3 साल देती हूँ। तुम 3 साल अपने क्लैन के साथ रह सकते हो जिस तरीके से रहना चाहते हो, उसके बाद मैं तुम्हें वापस लेने के लिए आऊंगी। लेकिन जिन जाते वक्त कह रहा होता है लेकिन 3 साल तो मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़े हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे, मैं अभी अभी जाना चाहता हूँ, मेरे लिए समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम चाहो तो अभी जा सकता हूँ। तभी वहां पर दिखाया जाता है कि ली उसके सामने अपने घुटने टेक देता है और उससे कहता है मुदाका मैं याओ ली, मैं भी आपकी क्विनमेन ट्राइब को ज्वाइन करना चाहता हूँ और आपके साइड आपके लिए काम करना चाहता हूँ। ये बात सुनने के बाद मुदाका उससे कहने लगती है कि हाँ मुझे तुम्हें याद आया, तुम याओ ट्राइब के हीरो हो ना इस साल के ऑटमन हंट के। तभी डालमूस को देखने के बाद उससे कहने लगता है कि जो ली है उसने उस सॉर्सरर की जो चाल थी, उसका जो प्लान था उसे अनडिस्कवर करने में हमारी मदद की थी और इसने मदद भी की थी फाइट करने में उस सॉर्सरर से। उसका पोटेंशियल देखकर पता चलता है कि इसका पोटेंशियल भी काफी ज्यादा अच्छा है। ये बात सुनने के बाद मुदाका एग्री हो जाती है और उससे कहने लगती है कि तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया है, तुम हमारे साथ कोई ट्रायल में जा सकते हो, हम लोग कल लीव करेंगे। और भाई ली की किस्मत चमक गई। तभी अगले दिन का सीन दिखा जाता है, जिन वहां पर बैठकर अपने पांडा के साथ बातें करने में लगा हुआ होता है और कह रहा होता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, मुझे बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना चाहिए था। उसने अगर मुझे एक ऑफर दिया था तो मुझे उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। और तभी वो वहां से उतरता है और पांडा भी उतरता है, भाई क्यूट पांडा। और उतरने के बाद उस पांडा से कहने लगता है नेशनल ट्रेजर, अब लगता है कि हमें अब जो 3 साल है वो अपने ही दम पर गुजारने होंगे। और मन में सोचते कहने लगता है कि अब मेरे पास ज्यादा होश तो नहीं है, लेकिन जो मैंने उस स्कल से नॉलेज पाई थी, मार्शल आर्ट्स टेक्निक पाई थी, मैं उस टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो मुझे ये लगता है कि मुझे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जब स्टार्टिंग में मैंने पाया था तो मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन वापस से जब मैंने इसे अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज किया तब मुझे पता चला ये तो एक मार्शल आर्ट टेक्निक है, और उसे प्रैक्टिस करना चालू कर देता है। और कहने लगता है मन में सोचते हुए, तो अब समय आ चुका है कि किस तरीके से मैं ये 3 साल गुजारने वाला हूँ। इन 3 सालों के दौरान मैं प्रैक्टिस करने वाला हूँ इसी ट्रेनिंग मैनुअल की। शायद ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जो टेक्निक है शायद गॉड लाइक मार्शल आर्ट्स हो और इससे मैं बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। और एक पंच मारता है अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए, और वो पांडा भी बिल्कुल उसकी ही नकल करने लगता है, सेम टू सेम जैसे वो करने लगता है वैसे वैसे पांडा करने लगता है। वाह कितना क्यूट है ना। और जब पांडा उसकी ट्रेनिंग में बीच में आने लगता है तो उसके सर से पकड़ता है और जिन उससे कहने लगता है नेशनल ट्रेजर, तुम्हें पता है कि तुम मेरी ट्रेनिंग के बीच में मुझे परेशान करने में लगे हुए हो, भले ही तुम कितना भी क्यूट बनने की एक्टिंग कर लो लेकिन तुम मुझसे नहीं बच सकते। अगर मुझे इस तरीके से परेशान करते रहे तो मैं तुम्हें इस ब्लू फ्लेम में भून के रख दूंगा। तभी उसकी जो ब्लू फ्लेम है वो अचानक से उसको देखने के बाद काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उसकी सारी की सारी जो ब्लू फ्लेम्स है, उसके जो पेंडेंट, जो जेड पेंडेंट चुरा कर लेकर आया था इटर्नल नाइट से, वो उसमें जलने लगता है। उसको देखने के बाद वो और भी बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और जो सारी की सारी जो पावर होती है उसको एक्टिवेट करने के बाद वो वापस से उस मास्क में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको जानने के बाद वो और भी ज्यादा सरप्राइज होता है जिन। और वो अब असली अपनी इच्छा अनुसार उस मास्क की पावर का इस्तेमाल कर सकता है और पता चलता है कि वो जेड पेंडेंट उस मास्क से रिलेटेड है, इसकी पावर पहले के मुकाबले में और बढ़ गई। और इसी तरीके से यहाँ पर 3 साल गुजर जाते हैं और 3 साल गुजरने के बाद एक दिन की बात है जहाँ पर कुछ छोटे मोटे हंटर्स होते हैं जो कि जंगल में घूमने में लगे हुए होते हैं, लेकिन उन्हें शिकार नहीं मिलता तो काफी ज्यादा परेशान हो गए होते हैं और कह रहे होते हैं कि इतने दिनों से हम लोग फ्रूट खा खा के परेशान हो गए, हमें ढंग से खाना ही नहीं मिल पा रहा है अच्छा, और हमारे पास बहुत ज्यादा कम खाना है हमारी ट्राइब के पास, लेकिन हम इस वक्त ऑटमन हंटर ना उसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं, तो हमें लगता है कि वो लोग कुछ अच्छा खाने के लिए दे दें। तभी उन्हें किसी चीज की स्मेल आने लगती है और इनका नाम बताया जाता है। एक का नाम बैन ली होता है, एक का नाम बैन टैंग होता है। भाई बैन टैंग नहीं, बैन टैंग। और तभी भी स्मेल करते हुए कहने लगता है कि यहाँ पर कोई मीट रोस्ट करने में लगा हुआ है, हमारे ट्राइब का सारा मीट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और ये लोग यहाँ पर मौज करने में लगे हुए हैं, आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और तभी उसका दूसरा साथी कहने लगता है कि हमें जल्द से जल्द उधर जाना होगा और पता लगाते हैं आखिरकार क्या चल रहा है। तभी हमें वहाँ पर मोटू और पतली को दिखाया जाता है जो कि आराम से बैठकर खाना खाने में लगे हुए होते हैं। इसको देखने के बाद कहने लगते हैं ये तो मोटू पतलू है यान क्लैन से, खैर ले तो इनका नाम रहे हैं, अपन मोटू पतलू कह रहा है ना, बहुत है। और गुस्सा करते हुए कहने लगता है उनका एक साथी
जरा इन लोगों को देखो जरा किस तरीके से मीट खाने में लगे हुए हैं। मैंने सुना है कि इनके लास्ट ईयर का जो हंट है वो काफी ज्यादा फूड को रखे हुए थे और पता नहीं कैसे इतने ज्यादा खाने को जो बचाने में कामयाब रहे। इनके पास हजारों लोगों को खिलाने का खाना है। तभी जो मोटू होता है वो उसे इनवाइट करने लगता है और उससे कहने लगता है, क्या तुम भी हमें ज्वाइन करना चाहते हो? हमारे यान क्लैन का खाना बहुत ज्यादा टेस्टी है, आके चख के देखो। और तुम वहाँ पर अभी भी फ्रूट क्यों खाने में लगे हुए हो? ये तुम्हारी सेहत के लिए ज्यादा ठीक नहीं रहेंगे, तुम्हें थोड़ा बहुत इधर भी खा लेना चाहिए। तभी हमें यान क्लैन के ट्राइब का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर इनकी जो स्टोर करने की संख्या होती है खाना, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई होती है और वहाँ पर ड्रिंक कर एंजॉय कर रहे होते हैं उस खाने को। और तभी एल्डर्स होते हैं वो आपस में बातें करते हुए कह रहे होते हैं कि इस बार का जो हमारा ऑटमन हंट का सीजन है वो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा होगा। इस बार हमारी जो सर्दियां हैं वो ना किसी परेशानी से फिर से गुजर चुकी हैं। हमारा जो स्टोर है खाना बचा के रखने का, उसके कारण हम आसानी से अपने विंटर सीजन को निकाल सकते हैं। और ये सब कुछ हो रहा है वो सिर्फ जिन के कारण हो रहा है। जिन ने वाकई में हमारी यान क्लैन की बहुत मदद की है। जब से हमारे पास जिन की ट्रैप्स हैं तब से हमें और हमारी हंटिंग टीम को ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता किसी को पकड़ना हो तो। और हमारे क्लैन का जो हार्वेस्ट है वो हर साल बेटर होता जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं जब से जिन ने उस मेडिसिन की खोज की है तब से हमारे पास छोटे मोटे जो घाव है उसके बारे में भी चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तभी दूसरा बंदा कहने लगता है कि सिर्फ इतना ही नहीं किया बल्कि मैं जिन ने मुझे ऑटोमेटेड फैन भी दिया है, सिर्फ इसके पकड़ के घुमाओ और भाई साहब ठंडी हवा आती है, ठंडी गर्मी लगती ही नहीं है। इसमें गर्मी से बचने का बिल्कुल मस्त तरीका ढूंढा है। तभी जो अंकल लॉन्ग होते हैं उसकी ये बात सुनने के बाद कहने लगते हैं कि जिनके बारे में बात किया जाए तो जो नया ऑटोमन का जो हंटिंग सीजन है वो जल्दी ही आने वाला है। सभी के सभी ट्राइब्स उस हंटिंग सीजन को ज्वाइन करेंगे। सही कहा। ये बात सुनने के बाद उसका जो लीडर होता है वो कहने लगता है, तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? क्या उनको लेकर तुम चिंतित हो? हमारा जो क्लैन है वो ऑलरेडी काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है और हमारा जो स्टेटस है वो भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। हमारे जो रिसोर्सेस है वो भी बढ़ चुके हैं। तभी दूसरी तरफ कहानी शिफ्ट होती है उन दो चंपुओं की तरफ जहाँ पर मोटू पतलू खाना खा रहे होते हैं और दो चंपू वहाँ पर उनसे फाइट करने के लिए आ गए होते हैं। और वो अपना ईगोइस्टिक दिखाते हुए उनसे कहने लगते हैं कि जरा देखो तो जरा इन छोटे छोटे बच्चों को, आखिरकार जो यान क्लैन के लोग हैं वो हर साल यहाँ पर क्यों आ जाते हैं और हमारे सामने बैठकर इस तरीके से मीट क्यों खाने में लगे हुए हो? और तभी वहां से जाने लगता है। तभी दूसरे साथी कहने लगता है उससे कि हमें अब यान क्लैन के साथ बिल्कुल भी रुकने की जरूरत नहीं है। ये बात सुनने के बाद मोटू की सटक जाती है कि इसकी बेइज्जती कर रहे हैं, तेरी जात का पैदा मारो, रुक पट पट पट। आखिरकार तुम कहने का चाहते हो रे? ये बात सुनने के बाद बंदा उससे कहने लगता है कि तुम जानना चाहते हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? क्या मुझे सच में ये कहने की जरूरत है कि जो 3 साल गए इन 3 सालों के दौरान इन कुछ सालों के दौरान यान क्लैन वाले क्या करने में लगे हुए हैं? ये बात सुनने के बाद मोटू सटक जाती है और उससे कहने लगता है, क्या तुम मरना चाहते हो मेरे हाथों से? तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम मुझे एक्सप्लेन करोगे तुम चाहते क्या हो। तभी पतलू भी आता है और उससे कहने लगता है कि जरा इन्हें देखो तो जरा, इन जैसा एक गरीब क्लैन वाकई सिर्फ फ्रूट खाने के लायक ही डिजर्व करता है। ये बात सुनने जब वो सुनते हैं कि इनका जो पूरा पूरा क्लैन गरीब कह रहे हैं ये लोग, तो भाई उनकी और सटक जाती है। तो वो और ज्यादा लड़ने चालू कर देते हैं और बहस करने लगते हैं कि तुम्हारा जो यान क्लैन है वो ऑलरेडी 1000 लोगों को खाना खिलाने में लगा हुआ है, तुम्हारे क्लैन को पूरा गरीब होना चाहिए था। अब तभी दूसरा वाला बंदा कहने लगता है कि अगर तुम्हारे क्लैन में इतने मेंबर्स नहीं होते तो हमारे क्लैन को इस तरीके से भूखा नहीं मरना पड़ता। तभी पतलू उससे कहने लगता है कि जिनने हमसे कहा है कि जिस क्लैन में पॉपुलेशन होगी वो क्लैन ज्यादा ग्रो करता है। तुम्हारे बैन क्लैन में मुश्किल से 400 लोग हैं और तुम अपने आप को लार्ज क्लैन कहने में लगे हुए हो। जरा हमारी यान क्लैन को तो देखो, जो लास्ट ईयर हमारे क्लैन की जो जनसंख्या है वो 1000 से ज्यादा निकल चुकी है और 1800 तक पहुंच चुकी है। क्या तुम्हारा बैन क्लैन ऐसा कर सकता है? ये बात सुनने के बाद जब वो सुनते हैं दोनों को, तो 1800 पहुंच चुकी है तो उनका मुंह डर के मारे फटाका फटा रह जाता है गुस्से। और तभी मोटू आता है और उसे चिल्लाते हुए कहने लगता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास कितने लोग हैं, तुम हमारी बेइज्जती इस तरीके से नहीं कर सकते। तभी दूसरा बंदा मोटू से कहने लगता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा जो क्लैन है वो इतना ज्यादा बड़ा संख्या हो चुकी है, 1800 पहुंच चुके हैं, लेकिन तुम्हारी जो रैंकिंग है वो अभी भी बॉटम पे है, सबसे ज्यादा नीचे है। ये बात सुनने के बाद मोटू की सटक जाती है और कहने लगता है कि तुम आखिरकार सबसे ज्यादा बॉटम वाले बंदा किसे कहने में लगे हुए हो। और दोनों वहां पर फाइट करने लगते हैं इसी बात पर और बताने लगता है कि किस तरीके से 3 सालों से तुम्हारी जो रैंक है वो कम है। तभी कहानी जाती है उन एल्डर्स पर। तभी जो अंकल लोग होते हैं वो कहने लगते हैं कि ये मेरी गलती थी कि मैं उन्हें अच्छी तरीके से सिखा नहीं पाया था हमारे बच्चों को। हमारा जो हंटिंग है ऑटमन हंट, उनकी जो रैंकिंग है वो कम होती जा रही है। तभी फर्स्ट एल्डर उससे कहने लगते हैं कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो मोटू पतलू है वो लास्ट ईयर्स ट्रेनिंग करने में लगे हुए हैं। तुम्हें तो पता ही होगा कि जिन कितना ज्यादा पावरफुल बनता जा रहा है समय के साथ साथ। तभी हमें जिन को दिखाया जाता है यहाँ पर किस तरीके से वो ट्रेनिंग कर रहा था और किसी बीचली फॉर्म में दिखता है और भाई साहब क्या ही पावर है। और मूवमेंट्स के बारे में याद करने लगता है कि जिन ने कैसे पेल दिया था उनको। और तभी फर्स्ट ऑर्डर कहीं बताने लगते हैं कि तुम्हें पता भी है कि जिन उन दोनों को ट्रेन करने में लगा हुआ है और जब वह जिन उन्हें ट्रेन कर रहा है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कमजोर हो। वो कितने ज्यादा भले ही टैलेंटेड ना हो लेकिन फिर भी वो पावरफुल बन जाएंगे। ये बात सुनने के बाद अंकल लंग उससे कहने लगता है कि तुम्हारी बात तो सही है, मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि आखिरकार वो किस तरीके की ट्रेनिंग देने में लगा हुआ है उन दोनों को। तभी फर्स्ट एल्डर उससे कहने लगते हैं तुम्हें इसके बारे में इतना ज्यादा सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जब तक वो उनकी पावर बढ़ती जाएगी तब तक हमें कोई परेशानी नहीं है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरीके से जिन इन दोनों को परेशान करने में लगा हुआ है और वो अपनी जान की भीख मांग रहे थे ट्रेनिंग के दौरान। तभी कहानी शिफ्ट होती है वापस से मोटू पतलू पर,
जहाँ पर वो दोनों के दोनों उसका मजाक उड़ाने में लगे हुए होते हैं। जहाँ पर जो मोटू होता है वो जिन के बारे में कहता है और कह रहा होता है कि हमारे पास जिन है तो हम लोग फर्स्ट प्लेस आसानी से ले लेंगे। ये बात सुनने के बाद वो दोनों हंसते हुए उससे कहने लगता है कि तुम्हें लगता है कि तुम फर्स्ट प्लेस इस बार के ऑर्डमन हंटर में इतनी आसानी से ले लोगे तो तुम लोग हमें इतनी आसानी हंसी दिलाने में लगे हुए हो कि हम हंस के मर जाएंगे। क्या तुम एक बात भूल गए हो कि हर साल तुम्हारा ये यान क्लैन जो यान क्लैन है वो हमेशा आताई से हारते आ रहा है। तभी मोटू उससे कहने लगता है कि वो लास्ट साल था, इस साल कोई भी नहीं हरा सकता हमें, इस साल हम लोग जरूर फर्स्ट प्लेस पर आएंगे। ये बात सुनने के बाद वो दोनों बहस करते उससे कहने लगता है कि तुम्हें लगता है कि तुम फर्स्ट प्लेस पे आ सके कैसे, क्या है तुम्हारे पास? तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारा जो डालू हीरो है जिसके बारे में हमने 3 सालों से कुछ भी नहीं सुना वो तुम्हारी मदद करने के लिए आएगा? कहाँ है वो? क्या वो हमसे इतना ज्यादा डर चुका है? अगर इतनी हिम्मत है तो तुम बुलाओ अपने उस डालू हीरो को, अगर वो यहाँ पर आता है तो हम लोग तुम्हें अपने ऊपर राइड करने के लिए मौका दे देंगे किसी बीस्ट की तरह। ये बात सुनने के बाद मोटू को गुस्सा आने लगता है और उससे कहने लगता है तुम बास्टर्ड कहीं के, तुम इस तरीके से यान जिन की बेइज्जती करने में लगे हुए अगेन एंड अगेन, मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाला। तभी दोनों के दोनों अपनी टोटेम पावर को एक्टिवेट कर देते हैं। तभी वो पीछे किसी चीज को नोटिस करता है, यहाँ पर कई सारी वीन्स किसी पर अटैक कर देती हैं, उन दोनों को पकड़ लेती हैं और हमें पता चलता है कि ये तो लिन हैंग है जो कि लिन क्लैन का प्रीवियस लीडर था ना, उसका बेटा, और उसके पास वुड पावर थी जिससे कारण वो वहां पर आकर उन दोनों को पकड़ लेता है। ये देखते हुए वो दोनों कहने लगता है कि तुम कौन हो, जल्दी से हमें जाने दो। और तभी भैया पांडा भैया भी आ चुके हैं वहां पर। कौन? पांडा भैया। और कतई कूल लग रहे होते हैं और पांडा भैया इतने ज्यादा हरामी होते हैं कि दोनों को जाकर पैंट छुड़ा लेता है, बेल्ट छुड़ा लेता है जिससे कि उनकी पैंट उतर जाती है। अब समझ जाओ क्या होगा पैंट उतर गई तो उनके भाई साहब हंसी आ गई और भाई उन दोनों को रस्सियों से बांध गोल गोल रानी करने लगता है वो पांडा और उनका मजाक उड़ाने लगता है। और जब उस तरीके से उनका मजाक उड़ रहा होता है और जो दोनों बंदे होते हैं वो उस पांडा को जब ध्यान से देखते हैं तो कहने लगते हैं, हे ली जरा उसे तो देखो, इस पांडा के ऊपर एक एम्बलम है, इसके गले पर ये किस तरीके का एम्बलम है। जब उसे देखता है तो वो शौक हो जाता है और कहने लगता है कि ये तो एक डालू हीरो का एम्बलम है। तभी वहां पर एक और बंदा आता है, परछाई से निकलता है और कहने लगता है, नेशनल ट्रेजर, क्या मैंने तुम्हें नहीं सिखाया था कि तुम इस तरीके से किसी के पैंट की बेल्ट को नहीं निकाल सकते, तुम इस तरीके से किसी के कपड़े नहीं उतार सकते, गंदी बात होती है। और वो बंदा कुछ खाते हुए आ रहा होता है, उसके पीठ पर कुछ अजीब तरीके का वेपन होता है और वो बाहर आकर कहने लगता है, मैंने सुना कि तुम मुझसे मिलना चाहते थे। और तभी पता चलता है भाई ये तो जिन भैया है, अपने जिन भैया। फाइनली गाइस अपने जिन भैया फिर से लौट आए हैं 3 साल बाद। और यान जिन को देखने के बाद सब वो दोनों को दोनों हंसने लगते हैं और मजाक उड़ाते हैं। उससे कहने लगता है कि हमने सुना है कि जो यान क्लैन का हीरो था वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसके पास 6 हाथ है और उसके दांत किसी मॉन्स्टर की तरह है और वो हमेशा ब्लड लस्ट की तरह घूमता रहता है, खून का प्यासा। और जब वो गुस्सा हो जाता है तो वो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर तुम्हारा खून निचोड़ कर तुम्हारी वाइन बनाकर पी जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं यान क्लैन का डालू हीरो है, उसने माउंटेन और सी की लेजेंडरी ट्रायल उसको भी क्रॉस किया था और उसने उस वाइल्ड सोर्सर को सिंगल हैंडेडली पूरी तरीके से हरा दिया था, वो भी अपने दम पर। और उसके बाद वह इटर्नल नाइट के अंदर भी घुसा था और वापस जिंदा भी लौट गया। और जब वे लोग जिनको देखते हैं इस तरीके से तो वो हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं, क्या सच में ये वही बंदा है? ये तो बहुत ज्यादा पतला है, जैसा स्टोरी में सुना है ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और इस तरीके के जैसे दिखने वाला बंदा सच में डालू हीरो हो सकता है, लेकिन देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। और हंसते हुए कहने लगता है कि मुझे लगा था कि जो डालू हीरो है वो बहुत ज्यादा कैपेबल होगा, लेकिन बस इतना ही है। क्या तुम्हारा जो यान क्लैन है वो बेंटाई के खिलाफ तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता है? और वो जिनका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहने लगता है कि जो बेंटाई है वो हमारे क्लैन का हीरो है लास्ट ईयर का, और वो टॉप 10 में था लास्ट ईयर। और उसके बाद उसे रेजिंग बुल टोटेम पावर भी मिली थी। तुम्हें पता भी है कि उसकी जो टोटेम पावर है तुम्हारे पास तो वो भी नहीं होगी। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं जो बेंताई है वो कई सालों से वहाँ पर ट्रेनिंग करने में लगा हुआ है एल्डर के साथ, और एल्डर खुद उसे सिखाने में लगे हुए हैं। अब जबकि वो यहाँ पर मौजूद है कोई भी उसे हरा नहीं सकता टॉप 3 में आने से। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम हमें यहाँ पर आजाद कर दो और छोड़ दो, वरना एक बार बेंटाई यहाँ पर आ गए तो वरना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बुरा होगा। तभी वहाँ पर बेंटाई चिल्लाने की आवाज आने लगती है और जब वे दोनों उसकी आवाज नाम सुनते हैं तो वो काफी ज्यादा एक्साइटेड से भर जाते हैं और कहने लगते हैं, देखा बेंटाई यहाँ पर आ चुका है, ये तो काफी अच्छा हुआ। अब दिखाते हैं कि उन जान क्लैन के बास्टर्ड को और ज्यादा एरोगेंट हो, अब यहाँ पर और ज्यादा बब्बर नहीं मचा पाएंगे ये जान क्लैन के मेंबर्स। तभी जो मोटू होता है वो उससे कहने लगता है, अगर ऐसी बात है तो आओ अटैक करो हम पर, तुम्हें लगता है कि हम तुमसे डरते हैं? और वो दोनों के दोनों अपनी पैंट पर बेल्ट वापस से बांधते हैं और वहां से भागने लगते हैं और कहने लगते हैं यान क्लैन है वो अब हारने वाला है। और जब वो लोग बेंटाई की तरफ जा रहे होते हैं तभी किसी चीज को देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और घबरा जाते हैं, क्योंकि वहां पर किसी बेंटाई को फाइट करते हुए दिखाया जाता है जो कि अपनी बुल पावर को रिलीज करने में लगा हुआ होता है। देखते हैं कि वो अपनी टोटेम पावर का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन क्यों? वहां पर एक बंदा आता है वेपन लेकर, उसके ऊपर अटैक करने लगता है। जैसे ही अटैक करता है तो बेंटाई की जाकर दूर गिरता है और वो पेड़ से जाकर टकरा जाता है, जिसको देखने के बाद उन दोनों का मुंह फटा फटा रह जाता है और कहने लगता है, ये कैसे हो सकता है? कौन है जिसने बेंटाई को हवा में उठाकर फेंक दिया और ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तभी जिन वहां पर आता है और उससे पूछने लगता है, ओ यहाँ पर तुम अभी लोग बेंटाई के बारे में बात करने में लगे थे, कहाँ पर है बेंटाई, कौन है बेंटाई? तभी वो 2 चमचे होते हैं वो कहने लगते हैं,
ओ बेंटाई, तुम्हारे पैरों के नीचे जो बंदा पड़ा हुआ है उसका नाम बेंटाई है भाई। उसकी हालत इतनी ज्यादा गंदी हो गई होती है कि भाई उसे लगता ही नहीं कि ये हरा पाएगा इसको। छी भाई छी, बेइज्जती हो गई उस बेंटाई की। और जिन उसे देखने के बाद क्या लगता है कि ये बेंटाई है तुम जिसके बारे में बात करने में लगे हुए थे, बस इतना ही पावर है उसके पास। तभी दूसरा बंदा आता है, उससे कहने लगता है कि जो यूएल ट्राइब का जो हीरो है वो इतना ही पावरफुल है, ये बंदा तो वाकई में बहुत ज्यादा कमजोर है। वहां पर एक बंदा आता है, हमें पता चलता है कि ये जियाओ क्लन का जियाओ ली है, और कहने लगता है कि जो मेरा यंगर ब्रदर है उसने अभी तक अपनी फुल पावर का भी इस्तेमाल नहीं किया है और ये ऑलरेडी जमीन पर गिर चुका है, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा कमजोर है। तभी हमें सभी का नाम बताया जाता है। जो पहला वाला बंदा था उसका नाम तो जियाओ ली था, जो इसका यंगर ब्रदर है उसका नाम जियाओ क्लैन का जियाओ जियांग है, दूसरे का नाम जियाओ लैंग है, इसका नाम बाई लिंगर है। जो जियाओ ली होता है वो जोर जोर से हंसते हुए उससे कहने लगता है कि तुम मेरी बात सुन सकते हो। जो आज जियांग है वो कह रहा था कि तुम बहुत ज्यादा वीक हो, अगर तुम्हारे पास सच में तुम्हारी ट्राइब की इतनी ही पावर है तो आखिरकार तुम इस ऑटमन हंट पर जा ही क्यों रहे हो। तुम्हें तो बस अपने टॉप प्लेस पर गिव अप कर देना चाहिए, हम लोग टॉप प्लेस ले लेंगे। और वो उसका बुरी तरीके से मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं, आपस में बात करते हुए कह रहे होते हैं कि यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है, और कह रहे होते हैं कि जो जियाओ क्लैन के इतने भी लोग हैं उन्होंने आगे का रास्ता ब्लॉक कर लिया है और हमें आगे जाने से रोक रहे हैं, और जो भी उन पर आगे जाने की कोशिश करता है वो उन पर अटैक कर देते हैं। तभी दूसरा बंदा आकर वहां से कहने लगता है कि मैंने कभी भी इस बारे में नहीं सोचा था कि जो जियाओ क्लैन के मेंबर्स हैं वो इतने ज्यादा पावरफुल होंगे, और इन्होंने ऑलरेडी 13 लोगों को हरा दिया है। और जो बैन ताई है बैन क्लैन से, उसने अपनी टोटेम पावर का भी इस्तेमाल कर लिया था, लेकिन वो भी इसको नहीं रोक पाया। तेरा इन लोगों को देखो तो कितनी ज्यादा एरोगेंस है इनके अंदर। आखिरकार कौन इन्हें हराएगा, आखिरकार कौन इन्हें हरा सकता है, कौन इतने ज्यादा पावरफुल है। जो भी अगर इनको हरा देगा तो शायद पॉसिबल हो सकता है कि वो फर्स्ट प्लेस भी हासिल कर ले। तभी यहाँ पर कोई आने लगता है और कहने लगता है कि जरा देखो, जरा कोई आ चुका है यहाँ पर। उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि ये तो यानी कि मोटू पतलू है यान क्लैन से। ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या लोग ये यान क्लैन के लोग भी इस ब्रिज को पास करना चाहते हैं, क्रॉस करना चाहते हैं। और उनकी लास्ट ईयर में रैंक की बात करें तो वो बॉटम पे थे, सबसे लास्ट में। ये बैन टैंक को भी नहीं हरा सकते, क्या यहाँ पर मरना चाहते हैं, सुसाइड करने के लिए आए हुए हैं। मुझे लगता है कि ये इस बंदे का एक अटैक भी झेल पाएंगे। तभी जियाओ लिंग होता है, वो हंसते हुए से कहने लगता है लो भाई एक और आ गया यहाँ पर हमसे पिटने के लिए, हम यहाँ पर और मजे कर सकते हैं। और वो अपने यंगर ब्रदर को भेजते हुए से कहने लगता है कि हमारा टाइम इस बार मेरी बारी है, सीधे शब्दों में कहो तो, और मैं अकेले जाकर इससे फाइट करूं इन चारों से। तभी कहानी शिफ्ट होती है उस मोमेंट पर जब एल्डर्स से बात कर रहे होते हैं, और यहाँ पर एल्डर्स कह रहे होते हैं कि जहाँ पर देखा जाए तो हमने जो पास्ट ईयर्स है उसमें जिनसे हमने पूछा है कि वो ऑटमन हंट्स में पार्टिसिपेट करे, लेकिन उसने कभी भी पार्टिसिपेट नहीं किया इन सालों के दौरान, और कितनी भी कोशिश कर ली हमने लेकिन वो नहीं गया है। जब भी हम उससे कहने जाते थे वो हमेशा मना कर देता और कहने लगता है कि इस फालतू की फाइट में मुझे नहीं पढ़ना, ये मेरे लिए समय बर्बाद करने के बराबर है और कुछ नहीं, और मैं इन बच्चों की फाइट में बिल्कुल ही पढ़ना नहीं चाहता। और तो मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो मुदाका है उसने मुझसे कहा था कि वो 3 साल बाद मुझे लेने के लिए आएगी, मुझे बस यहाँ पर बैठकर इंतजार ही तो करना है। तभी अंकल लोग कहने लगते हैं कि हाँ बात तो सही है, हम कितना भी कोशिश कर लें उसे बुलाने की, वो कभी ज्वाइन नहीं करता और बाहर नहीं जाना चाहता और मुदाका के आने का इंतजार करना चाहता है। तभी जो लीडर होता है वो कहने लगता है कि तुम्हें पता है कि मैं लास्ट मंथ उसके पास गया था, और जब जो टैन ट्राइब के जो चीफ है उन्होंने मुझे होगुलो ऑर्डर दिया है, और उन्होंने ये कहा है कि मैं जिन को वहां पर ले जा सकता हूँ। ये बात सुनने के बाद अंकल लोग कहने लगते हैं एक पर्सनल इनवाइट, वो भी जिन के लिए, लेकिन जिन को देखकर तो ऐसा लगता नहीं है कि वो इसको एक्सेप्ट करेगा। तभी लीडर उससे कहने लगता है कि मुझे लगता है कि तुमने अभी तक जिनकी पर्सनैलिटी को बिल्कुल भी समझा नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि जिन जाए तो मुझे खुद जाकर उससे बात करनी पड़ेगी, सिर्फ मैं ही हूँ जो उसे मना सकता हूँ। तभी जिन कह रहा होता है कि एक एनफोर्सर के तौर पर भेजना चाहते हो। तभी लीडर जिन से कह रहा होता है उस मूवमेंट पर, हाँ मैंने बिल्कुल सही कहा, हमें एक इन्विटेशन आया है बोलो उनकी तरफ से खुद, और ये हमारे ट्राइब के लिए किसी हॉनर के बराबर, जो कि हर एक हीरो की इच्छा होती है पाने की। और तुम्हें वहां पर ज्यादा कुछ नहीं करना, बस ये पता लगाना है कि कोई वहां पर चीटिंग न करे ऑटमन हंट के दौरान, और जज की तरह काम करना। और तो और वहां पर इस तरीके से एनफोर्सर अगर बनकर जाता हूँ तो मेरा जो ऑनर बढ़ जाएगा, और सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि तुम्हारा ही नहीं बल्कि हमारे पूरे के पूरे क्लैन का ऑनर बढ़ेगा। ये बात सुनने के बाद जिन क्या लगता है, इसको सुनने के बाद साफ साफ पता चलता है कि ये किसी की जज की तरह बनकर जाना पड़ेगा मुझे वहां पर, और ये काफी वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि मेरी जो इन्फ्लुएंस है वो भी बढ़ जाएगी। ये बात सुनने के बाद एल्डर उससे कहने लगता है कि बिल्कुल सही, इस बार के ऑटमन हंट के दौरान सब कुछ एनफोर्सर के द्वारा ही डिसाइड किया जाएगा, यहाँ तक कि बाकी के जो लीडर्स हैं वो भी कुछ नहीं कर सकते और तुम्हारी जजमेंट पर क्वेश्चन नहीं उठा सकते। और तभी जिन मन में सोचता है, कहने लगता है कि इसका मतलब ये हुआ कि मैं एक रेफरी बन जाऊंगा या फिर सुपरवाइजर या जज, और इतनी ज्यादा हाई पोजीशन, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा फायदेमंद पोजीशन है मेरे लिए। और जैसी प्रॉफिट की बात आती है तो उसकी आंखें चमक उठती हैं, और वो कहने लगता है लीडर ग्रैंडफादर अगुलो, मैं एनफोर्सर बनने के लिए तैयार हूँ और मैं वहां पर जाने के लिए भी तैयार हूँ। अरे भाई साहब कतई पटा लिया भाई, चूना लगा दिया लीडर ने उसको। और वो उन एल्डर्स को बताता है कि इस तरीके से मैंने जिन को बना लिया है वहां पर जाने के लिए। आखिरकार जो जिन है वो हमारे यान क्लैन का ग्रेट वॉरियर है, सिर्फ एक सफिशिएंट हॉनर ही उसे वहां पर जाने के लिए मना सकता है। जब तक बात सम्मान की नहीं जाएगी तब तक वो नहीं जाएगा। वो फेमस होना चाहता है भाई, भूखा है फेमस का। तभी फर्स्ट एल्डर ये बात सुनने के बाद कहने लगते हैं ओह ये बात तो सही है, मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा। तभी अंकल लोग कहने लगते हैं, तभी लीडर उससे कहने लगता है कि सच सच बोलूं तो मैंने झूठ बोला। अंकल लोग इस बात को बहुत ज्यादा खुश हो गए होते हैं कि अब उनके यान क्लैन के पास एक
एनफोर्सर आ चुका है। लेकिन जब लीडर उसके बात को खोल देते हैं कि भाई साहब ये तो भाई गड़बड़ हो गई, कांड हो जाएगा, ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं, तुमने उसे एनफोर्सर बनाने के लिए झूठ बोल दिया। आपको पता भी है कि जो एनफोर्सर है उसका काम होता है कि वहां पर फेयरनेस और ऑर्डर मेंटेन करने का इस ऑटोमन हंट के दौरान, और कुछ ऐसा नहीं है जैसे कि तुम कुछ भी झूठ बोल दो उससे। तभी लीडर उसे शांत कराता है और उससे कहने लगता है कि तुम दोनों पहले तो शांत हो जाओ, मैंने तो उससे पहले ही कह दिया है कि वहां पर उसे सावधान रहना होगा और अपनी प्रोफाइल को लो ही रखना। तो मुझे ये लगता है कि वो परेशानी को ढूंढने के लिए खुद जाएगा वहां पर। लेकिन जहां पर जैसी जिनकी तरफ कहानी शिफ्ट होती है तब वो वहां फाइट करने के लिए जो ब्रिज को रोकने के लिए रास्ता रोक रहे थे लोगों से, उनके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। और वो बंदा जिनसे कह रहा होता है कि तुम सभी के सभी लोग मुझसे एक साथ फाइट करोगे या फिर एक एक कर। तभी जिनकी छटक जाती है और वो उससे कहने लगता है कि तुम सभी के सभी मेरे रास्ता छोड़ दो और पहली फुर्सत में निकल लो। और वो उन्हें वहां से भगाने लगता है। ये देखने के बाद, सुनने के बाद सभी लोग सरप्राइज जाते हैं और सभी लोग आपस में बात करते हुए कहने लगते हैं कि यहाँ के जो मोटू पतलू वो वाकई में इनको हरा पाएंगे। यहाँ तक कि जो बेंटाई है उन्हें भी इन दोनों के द्वारा हरा दिया गया था। जो यान क्लैन वाले हैं बेंटाई को कभी भी हरा नहीं पाए हैं आज तक। ऊपर से जो लड़की होती है वो देख रही होती है और वो बंदा ये बात सुनने के बाद घबरा जाता है एकदम से, क्योंकि बात अब उसकी इज्जत पे आ गई है। और तभी वहां पर आसपास में कुछ लोग बात करते हुए कह रहे होते हैं क्या हमें जाकर उन दोनों की फाइट को चुप करा देना चाहिए, बंद करा देना चाहिए। तभी दूसरा बंदा होता है वो कहने लगता है कि ये बस बच्चों की फाइट है, हमें इनके बच्चों की फाइट के बीच में नहीं आना चाहिए। अगर वो वहां पर ज्यादा डेंजर में फंस गए तो हम लोग उन्हें रोक सकते हैं बाद में भी। तभी वहां पर वो अनाउंसमेंट कर देते हैं कि यान क्लैन का यान जिन है जो कि डालू हीरो है। ये बात सुनने के बाद सभी लोग एकदम से सरप्राइज हो जाते हैं। जहाँ पर वो एल्डरोस मूवमेंट के बारे में याद करने लगता है कि जब उसकी लीडर ने उसे ऑर्डर दिया था कि वो अपने क्लैन में उस बंदे को शामिल करना चाहता है जिसका नाम यान जिन है। और जब सभी लोगों को ये बात पता चलती है कि वो यान क्लैन का हीरो है, डालू हीरो, जैसे खुद मोदाका ने चुना है, तो ये बात जानने के बाद सभी लोग शौक से भर जाते हैं। और खासकर पेड़ पर बैठी हुई लड़की वो कहने लगती है डालू हीरो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कितना ज्यादा पावरफुल है, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि ये एक साथ 10 लोलू फिश को पकड़ सके। तो वो बंदा होता है ली, वो उससे कहने लगता है तो अच्छा तुम हो डालू हीरो जो कि 3 सालों से क्लैन के अंदर बैठा हुआ है, अच्छी बात है, तुम मेरे साथ मेरा अपोनेंट बनने के लिए मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ फाइट करने के लिए मुझसे, सीधे शब्दों में ये कहो तो। और वो अपने टोटेम पावर को एक्टिवेट करने लगता है और उससे क्या लगता है आओ मुझसे फाइट करो, अगर तुम हो तो मुझे लगता है कि तुम कुछ अटैक्स तो मेरे झेल ही सकते हो ना। और जब वह अपने टोटेम पावर को एक्टिवेट करता है तो सभी लोग काफी तक घबरा जाते हैं और कहने लगते हैं ये तो याओ क्लैन का एंसेस्ट्रल टोटेम पावर है। तभी ली उससे कहने लगता है कि मॉर्निंग से जहाँ पर मेरे जितने भी अपोनेंट है वो मुझे बिल्कुल भी मुझसे फाइट करने के काबिल नहीं थे, इसलिए मैंने उनसे फाइट नहीं की। तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करो डालू हीरो। ये बात सुनने के बाद वो मोटू होता है, उससे कहने लगता है वाओ इस बंदे में मानना तो पड़ेगा, ये सच में इसने जिनको चैलेंज कर दिया है। तभी पतलू उससे कहने लगता है मानना तो पड़ेगा, हाँ बात तो सही है, मैं भी इस फाइट को देखना चाहता हूँ। तभी पतलू उसको सलाह देता है उस बंदे को और उससे कहने लगता है ली से हाँ तुम जाकर फाइट कर सकते हो, चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ एक और बात हमारी तरफ से एक सलाह देना चाहता हूँ मैं तुम्हें, हम दोनों तुम्हें सलाह देना चाहते हैं, अगर हम लोग होते तो हम लोग इस पर जिन पर एक साथ मिलकर फाइट करते और गैंग अप कर देते। ये बात सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा गुस्से में भड़क पड़ता है और उससे कहने लगता है कि आखिरकार हम लोग जियाओ क्लैन के हीरोज हैं, हम एक बंदे पर इस तरीके से अटैक नहीं कर सकते। आज यहाँ पर मैं इससे 1-on-1 फाइट करने वाला हूँ, एक डालू हीरोज, तो मेरी फाइट में बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना। ये बात सुनने के बाद मोटू पतली पता ही भाई एक दूसरे को देखते हैं सरप्राइज हो जाता है और क्या लगता है सोलो फाइट करना चाहते हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब तुम्हारे पास कोई भी चांस नहीं है यहाँ पर जीतने के, कोई बात नहीं हम तुम्हारी मदद करेंगे। और तभी वो जो मोटू पतलू होते हैं वो जिनको पकड़ लेते हैं ताकि वो जो जिन है वो वहां से मूव ना करे और उससे कहने लगते हैं देखा मैंने तुम्हारी मदद कर दी है, मैंने इसे पकड़ लिया है ताकि ये मूव ना करे, अगर तुम इसे थोड़ा भी मार पाए तो मैं तुम्हें ग्रैंडफादर कहने के लिए तैयार हूँ। आओ आओ मारो मारो, जिनको मारो, सीधे चेहरे पर मारना, तुम्हें इधर उधर मारने की जरूरत नहीं है, सीधे मुंह पर मारो इसके, तुम अभी भी हेजिटेट क्यों करने में लगे हुए हो। ये बात सुनने के बाद उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही होती है और वो जो मोटू पतलू होते हैं उसके चारों तरफ घूमना चालू कर देते हैं और उसका दिमाग खराब करने लगते हैं और कह रहे होते हैं कि एक डालू हीरो को हराने का जो मौका है तुम्हारे पास खुद चलकर आ चुका है, तो तुम्हें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए, तुम इस तरीके से इस चांस को मिस नहीं कर सकते, तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, आओ आओ हराओ हराओ पीटो पीटो। भाई साहब इतना इरिटेट कर देते हैं ना इस बंदे को कि ये गुस्से में अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है और भाई गुस्से में आकर सीधे जाकर उस पर अटैक करते हो। क्या लगता है कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि मैं जियाओ क्लैन का एक हीरो, मैं इस बंदे से डरूंगा। मुझे नहीं पता कि आखिरकार तुम किस तरह का गेम खेलने में लगे हो मेरे साथ, लेकिन तुमने अब मुझे जियाओ क्लैन के हीरो को गुस्सा दिला दिया है। जो भी हमारे जियाओ क्लैन को गुस्सा दिलाता है वो कभी भी जिंदा नहीं रहता। और उस पे मुंह पर चेहरे पर मुक्का मारते हुए क्या लगता है यान जिन लो अब मेरे इस अटैक को झेल कर बताओ। तभी जो यान जिन होता है वो अपना हाथ आगे कर देता है। I mean, यान जिन कुछ नहीं करता बल्कि मैं मोटू आया था उसके बीच में, उसके बीच में आने के बाद एक पत्थर कुछ चीज दिखाता है और उसे देखने के बाद वो बंदा वहीं रुक जाता है और मोटू उससे कहने लगता है वाह वाह बताओ बताओ क्या तुम अभी भी फाइट करने वाले हो, इस तरीके से अटैक करो करो अब दिखाओ अटैक करके। और अनाउंसमेंट कर देता है मोटू के सभी लोग इस चीज को देखो, ये एक हुगुलो ऑर्डर है और ये खुद एक हुगुलो ने वैसे इशू किया है यान जिन के लिए ताकि वो एक एनफोर्सर के तौर पर यहाँ पर आ सके और उस चीज का ये है प्रूफ है।
जब ये बात सभी लोगों को पता चलती है तो वो कतई शौक से भर जाते हैं, खासकर पेड़ पर बैठी हुई वह लड़की। और वो बंदे की तो आंखें बाहर आ जाती हैं, जीभ बाहर आ जाती है, मुंह फटा फटा रह जाता है और क्या लगता है एक एनफोर्सर, एक ऐसा डालू हीरो जो कि 15 साल भी नहीं हुआ वो एक एनफोर्सर बन गया, इम्पॉसिबल। ये बात सुनने के बाद मोटू पतलू उसकी तरफ जाते हैं और उससे क्या लगता है, क्या तुम्हें डर लग रहा है? अभी भी तुम तो यहाँ तो बहुत ज्यादा बब्बर मचाने में लगे हुए थे, शोर करने में लगे हुए थे, परेशान कर रहे थे, तुम्हें लगता था कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो। आओ आओ मारो मारो, अब दिखाओ कि तुम्हारे पास कितनी ज्यादा पावरफुल है। अगर तुम्हारे अटैक से इसको बिल्कुल भी खून नहीं निकलता है नाक से तो हम तो तुम्हें कावड़ कहेंगे, बिल्कुल डरपोक कहेंगे, डरपोक। जब तक तुम इस बात से डरते नहीं हो कि यान जिन है वो तुम्हारे क्लैन में तुम्हें वापस भेज देगा, मारो मारो देखते हैं। और उनसे जड़ाने लगता है, तभी वहाँ पर कोई आता है और क्या लगता है कि तुम सभी के सभी शांत हो जाओ। और वहाँ पर वही दोनों के दोनों जो बात कर रहे थे चुपके से वो वहाँ पर आ जाते हैं और कहने लगते हैं ये तो लॉर्ड लांग है, लांगू और लांगफू। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ये बात सच है कि ये यान जिन है वो सच में एक एनफोर्सर है? तभी वहाँ पर एल्डर्स की मीटिंग दिखाई जाती है। वहाँ पर वो चिंता कर रहे होते हैं कि क्या होगा अगर ऑटमन हंट के दौरान एनफोर्सर के तौर पर तुम्हें बताया था उसने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो। तभी लीडर कहते हैं ऐसा कभी भी नहीं होने वाला, क्योंकि मुझे पता है यान जिन काफी ज्यादा मैच्योर बंदा है और काफी ज्यादा रिलायबल है और वो एक ऐसा बंदा है जो कि हर चीज में केयरफुली से काम करता है और कभी भी वो अपने लिए परेशानी खड़ी नहीं करेगा खुद से। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं जो हुगुलू है मैंने उनसे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, वो किसी को वहां पर यान जिन को ले जाने के लिए वेलकम करने के लिए भेज देंगे उसके ट्राइब से। और उसके बाद जिन उसे एजेंट से मिल जाएगा जो कि उस हुगुलू के द्वारा उस लीडर के द्वारा भेजा गया है। जैसे उस ट्राइब पर पहुंचेगा तब वो जो बंदा होता है उस जिन को देखने के बाद मन में सोचते क्या लगता है कि इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि जो हमारे लीडर है उन्होंने क्यों इसको चुना है। वो इसलिए क्योंकि वो हमारे साथ यानचिन के साथ यानी कि जो नया एनफोर्सर है उसके साथ अच्छा रिलेशनशिप बनवाना चाहते थे। जो हमारे लीडर है वो वाकई में अच्छा वर्क करने में लगे हुए हैं, हार्ड वर्क करने में लगे हुए हैं। तभी वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है और उससे क्या लगता है यानचिन मैं एनफोर्सर टीम का कैप्टन हूँ, मेरा नाम लांग हु है, मैं तुम्हारा इस एनफोर्सर में तुम्हारा स्वागत करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस हंट के दौरान तुम हमारे ट्राइब की ग्लोरी के लिए, सम्मान के लिए हमारे साथ मिलकर फाइट करोगे। और जब सभी लोग इस तरीके से हाथ मिलाते हैं उसे देखते हैं तो सभी लोग कहने लगते हैं ये बात सच। तभी वो कैप्टन जिन से कहने में लगा हुआ होता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम जो जिन हो वो यहाँ पर अपनी फेयरनेस दिखाओगे। बाकी के लोग कह रहे होते हैं इतना ज्यादा एक सबसे ज्यादा जवान और यंग दालू हीरो और उसके बाद ऊपर से एक एनफोर्सर भी बन चुका है ये बंदा। और सभी के सभी लोग यान क्लैन के मेंबर्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि अब हमारे यान क्लैन के पास एक एनफोर्सर है। और दूसरे जो एनफोर्सर है वो सभी के सभी इस बात को मानने के लिए तैयार। और ये तो वाकई में बहुत ज्यादा शॉकिंग न्यूज है, एक 15 साल का बच्चा एनफोर्सर बन चुका है, सबसे ज्यादा यंगेस्ट। ये बात सुनने के बाद जो बाकी के दूसरे बंदों से फाइट करना चाहते थे वो कहने लगते हैं ये बंदा तो सच में एक एनफोर्सर है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो हंटिंग ऑटमन हंटिंग के दौरान मेरे लिए बहुत ज्यादा नुकसान वाली बात हो रही है। मैंने तो अभी जो ऑटमन हंट है वो शुरुआत भी नहीं हुई और मैंने एक एनफोर्सर को गुस्सा दिला दिया, ऑफेंड कर दिया है। ये बात सुनने के बाद दूसरे बंदों की तरफ आता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें इतना ज्यादा गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। और वो सिर्फ स्लिंगर को बुलाने लगता है। तभी जो छोटी सी लोली होती है ना ऊपर से पेड़ पर बैठी हुई होती है वो वहाँ पर आती है और उससे कहने लगती है कि ये तो बाकी दिन बहुत ज्यादा बोरिंग है, हम लोग यहाँ पर रुक सकते हैं। और वो उस क्यूट पांडा को देखने लगती है वो लोली और अपनी फुल स्पीड में वहाँ से गायब हो जाती है और सभी लोग उसे देखने लगते हैं। और यान जिन की नजर किसी पर जाती है और जो लोली होती है वो जिनके पीछे आ जाती है और उसे डराने की कोशिश करने लगती है। और सभी लोग कहने लगते हैं ये तो वाकई में बहुत ज्यादा तेज थी, बहुत ज्यादा फास्ट थी। और सभी लोग जब देखते हैं इतनी रफ्तार में इस लोली को चलते हुए तो काफी ज्यादा शौक से भर जाते हैं और सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं। तभी जो दूसरे एनफोर्सर्स होते हैं, कैप्टन होते हैं और दूसरा एनफोर्सर होता है वो कहने लगता है कि लड़की तो वाकई में बहुत ज्यादा फास्ट है, ये इतनी ज्यादा आसान नहीं है, सिंपल नहीं है। और तुमने जिनको नोटिस किया कि जिसने एक मसल भी अपनी मूव नहीं की स्टार्टिंग से लेकर अभी तक। और जो लड़की है वो जिनके काफी ज्यादा नजदीक जा चुकी है, कम से कम इस थोड़ी सी रिएक्शन देनी चाहिए थी इस लड़के को, यानी कि जिनको। यहाँ पर सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है इसका मतलब। पहला रीजन ऐसा हो सकता है कि ये इतनी ज्यादा फास्ट स्पीड पर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर पाया, या फिर दूसरा रीजन ये हो सकता है कि ये इस लड़के के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करता। इसका मतलब ये काफी ज्यादा पावरफुल है, ये लड़की कुछ भी नहीं उसके सामने। तभी जो लोली होती है वो जिस मन में सोचते हुए कहने लगती है कि ये जिन है वो बिल्कुल भी मूव नहीं किया, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है। तभी उसकी नजर उस क्यूट से पांडा पर जाती है और भाई इसकी स्माइल देखकर कुछ लग रही है ठीक, ऐसा लग रहा है कि ये कुछ लालच दिखा रही है। और वो लड़की उस पांडा के पास जाती है और उससे कहने लगती है हे लिटिल बच्चे, आखिरकार तुम क्या खाने में लगी हुई हो, क्या मैं ले सकती हूँ थोड़ा सा खाने के लिए। तभी जिन उस पांडा से कहने लगता है कि हम लोग जब वहां से गए थे तब मैंने तुम्हें सिखाया था कि किस तरीके से तुम्हारा जो सामान है, तुम्हारा जो खाना है, तुम्हें दूसरों के साथ शेयर करना आना चाहिए और ये अच्छी बात होती है शेयर करना। तभी जो क्यूट पांडा होता है वो उस मीट के टुकड़े में से थोड़ा सा टुकड़ा निकालता है और उस लड़की को देता है और क्यूट सा स्माइल करने लगता है। और जब उसको दे रहा होता है तो जो लोली होती है वो उससे नहीं लेती है और उससे पूछने लगती है क्या ये छोटा सा टुकड़ा मेरे लिए है। और उसकी नज़र जो होती है वो बड़े से टुकड़े पर जा रही होती है। भाई साहब ये लोली है कि क्या है, बवाल है। और वो अचानक से कह लेती तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे देने के लिए। और उस पांडा के पूरा का पूरा जो बड़ा पीस होता है ना खुद
छुड़ा लेती है और छुड़ाकर खा लेती है और खाने का तो बोलती है कितना ज्यादा यम्मी है भाई, मजा आ गया। और वो पांडा वहां पर रोना चालू कर देता है और बाकी के जब जो लोग होते हैं वो इस तरीके की हरकत इसकी देखते हैं तो ये वाकई में बहुत ज्यादा शॉकिंग थी बात। और तभी वो लोली जिनसे कहने लगती है कि तुम्हारे यहाँ मेरे इतने ज्यादा स्पीड से मैं तुम्हारे सामने आई, अपनी पावर दिखाई, लेकिन तुम 1 इंच भी नहीं हिले, तुमने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया। तुम्हारी मैं वाकई में बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करती हूँ, तुम रेस्पेक्ट के काबिल हो वॉरियर डालू, तुम मेरे अपोनेंट होने के काबिल हो, लायक हो। और वो पांडा के सर पर अपना हाथ फेरते हुए वहां से जाने लगती है और उससे कह लगती है बाय बाय। और जब जिन वहां से जाती है देख रहा होता है तो वो जो लोली होती है वो जिन से कह रही होती है कि हम एक ना एक दिन जरूर फाइट करेंगे, तब हम डिसाइड करेंगे, ये तो पक्का तय हो चुका है। तभी जिन उससे मन में सोचते उसको देखकर कहने लगता है कि ये लोली आई कहाँ से है रे, क्यों परेशान कर रही है मारे को और मारे पांडा को। और इस वक्त पांडा बहुत ज्यादा गुस्से में होता है तो वो उस पांडा उसका पीछा करने लगता है, जिसको देखते हुए पतलू जिन से कहने लगता है जिन जो पांडा है वो उस लड़की के पीछे जा चुका है, हमें उसे रोकना चाहिए। तभी जिन उससे कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, उस लड़की कुछ भी नहीं होने वाला। पतलू ये बात सुनने के बाद कहने लगता है खैर ये बात तो सही है। तभी जो कैप्टन होता है वो जिनसे कहने लगता है कि तुम तो वाकई में इस काबिल हो एक जस्टिस के वॉरियर कहलाने के लायक, जिसे खुद मुदाखा के द्वारा ट्रेन किया गया है। तुमने बस एक नजर से देख लिया और तुमने पहचान लिया कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गलत था, और ये सारी की सारी जो घटना हो रही है वो हमारे जस्टिस वॉरियर्स की एफिशिएंसी के कारण है। मुझे लगता है कि अब की जो सिचुएशन है वो तुम्हें अपने हाथों में लेनी ही होगी। और वहाँ पर सभी के सभी लोग हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं अच्छी ये तो बस एक नॉर्मल जियाओ ट्राइब थी, याइन ट्राइब की आंखों में वो तो चींटियों समान है। तुमने बिल्कुल सही कहा, इतनी जो छोटी ट्राइब जियाओ जैसी, अगर वो जैसी 100 ट्राइब भी आ गई तो एक ट्राइब जाने की यान ट्राइब काफी है उन्हें हराने के लिए। अभी जो कैप्टन होता है वो अनाउंस करने लगता है और कहने लगता है कि तुम्हें कभी भी अपने दुश्मनों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, खासकर जाओ ट्राइब को, क्योंकि जो जाओ ट्राइब है वन ऑफ द 4 ग्रेट ट्राइब है 100 स्पिरिट्स में से। भले ही जो बड़ी बड़ी ट्राइब्स हैं वो ओपनली फाइट नहीं कर सकती हैं डायरेक्टली, इसलिए वो सीक्रेटली फाइट करती हैं हमेशा। तो मुझे इस बात का डर है कि इस बार का जो 100 स्पिरिट ट्राइब है वो अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए आ चुकी हैं। तभी जो मोटू पतलू होते हैं वो खुशी के मारे चिल्लाने लगते हैं और जिनके कंधे पर हाथ रखते हैं उससे कहने लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी बड़ी ट्राइब है कौन सी छोटी ट्राइब है, जब तक हमारे पास जिन्हें यहाँ पर मौजूद है तब तक कोई भी किसी प्रकार की कोई परेशानी यहाँ पर आ जाए हम लोग उसका सामना करने के लिए तैयार हैं। तभी पतलू कहने लगता है हाँ सही कहा, तो क्या हुआ कि स्ट्रेट ट्राइब यहाँ पर हमसे पंगे लेने के लिए आ गई है, अगर उस जैसी 100 ट्राइब भी यहाँ पर आ गई तब भी वो हमें नहीं हरा सकती। और जब सभी के सभी लोग इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस उसमें देखते हैं तो चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि मानना तो पड़ेगा इस बंदे में, यानी कि जिनको लेकर ये लोग इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाने में लगे हुए हैं जैसे कि ये कोई एंसेस्ट्रल गॉड हो, जैसे कि हमने उम्मीद की थी एक डालू वॉरियर से। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे होते हैं कि इनके पास और इनकी बातें सुनने के बाद तो ऐसा लगता है कि मेरा जो गॉड ब्लड है वो भी बॉयल करने लगा हुआ है, जैसे कि एंसेस्ट्रल गॉड यहाँ पर खुद आ गए हो। तो फ्यूचर में कभी भी हम यान ट्राइब को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, आखिरकार वे लोग असली वॉरियर्स जो हैं और सभी लोग उनकी जय जयकार करने लगते हैं। तभी जो कैप्टन होता है वो जिनसे कहने लगता है कि डालू वॉरियर जो हमारे लीडर हैं उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि मैं आपको यहाँ से खुद लेकर जाऊँ अंदर तक, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ ट्राइब में चलें और मैं आसपास का सारा एरिया आपको दिखा दूंगा साथ ही साथ में। तभी वो जिन कहने लगता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरीके से वहां पर अंदर का सीन दिखाया जाता है स्नो वुल्फ ट्राइब टोटाइम पोल प्लेस। यहाँ पर कई सारे टोटाइम प्लेस होते हैं, बड़ी ट्राइब है ना इसीलिए, और वुल्फ का एक स्टैच्यू भी बना होता है जिसको देखने के बाद वो काफी ज्यादा शौक होते हैं। और कैप्टन उसे बताने लगता है डालू वॉरियर जरा इस जगह को देखो, ये वह जगह है जहाँ पर हमारे इस वुल्फ ट्राइब के जितने भी टोटाइम्स हैं वो यहाँ पर लगाए जाते हैं। जनरली देखा जाए तो एक ट्राइब को सिर्फ तभी ट्राइब कहा जा सकता है जब उसके पास 12 टोटाइम हो, यानी कि 12 टोटाइम हो, और इस स्नो वुल्फ ट्राइब के पास 15 है, यानी कि 15। ये बात जानने के बाद जिन मन में सोचते कहने लगता है कि इस ट्राइब की जो पावर है और जो वेल्थ है वो झूठ नहीं है, वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल ट्राइब है ये। यहाँ पर कई सारे जो लोग हैं वो अलग अलग चीजें बेचने में लगे हुए होते हैं और कह रहे होते हैं यहाँ पर आकर तुम अपनी चीजें हमसे बदल सकते हो, आकर देखो हमारे पास ये है वो है, और वहाँ पर मार्केट खुल जाती है। जब जिनको ये बात पता चलती है तो वो कभी खुश हो जाता है और कहने लगता है कि यह चीज बदलने के लिए मुझे ज्यादा पे करने की जरूरत नहीं है, जो प्रिमिटिव सोसाइटी है ये तो वाकई में बहुत ज्यादा ओपन है और बिना किसी परेशानी के जो चीज मुझे चाहिए मैं यहाँ पर हासिल कर सकता हूँ। और तभी वो कैप्टन से इंट्रोड्यूस कराते हुए कहने लगता है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर चीज एक्सचेंज होती है, सभी लोग करते हैं और इसलिए यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ हो रखी है। तभी जिन उससे पूछ लगता है क्या मैं इसमें पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, तभी कैप्टन कहने लगता है हाँ तुम एक डालू वॉरियर हो, तुम डेफिनेटली पार्टिसिपेट कर सकते हो। तभी ये दूसरी तरफ होता है एक मुच्छड़ जो कि वहाँ पर वाइन बेचने में लगा हुआ होता है और उसकी जो स्मेल होती है वो इतनी ज्यादा अच्छी होती है कि सभी लोग उसके नशे में घूम जाते हैं और काफी ज्यादा एक्साइटेड से भर पड़ते हैं। और कह रहा होता है वो जरा इसे देखो तो जरा, ये एक रेड स्टोन जार है, क्या तुम अभी भी वाइन सेल करती हो क्या? तभी जो मुच्छड़ होता है वो उस कैप्टन के पास जाता है और उससे कहने लगता है आओ 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 जरा तो देखो मेरे पास एक नया वाइन है, क्या आप इसे छूकर देखना चाहेंगे? तभी वो कैप्टन उससे कहने लगता है कि मैं इस बार उसे नहीं छूंगा। और वो कैप्टन उसे इंट्रोड्यूस कराता है मुच्छड़ से और उससे कहने लगता है कि ये यान ट्राइब का डालू हीरो है और इस बार का जस्टिस वॉरियर भी है इस ऑटोमन हंट का। ये बात सुनने के बाद वो शौक से भर जाता है और कहने लगता है कि इतनी ज्यादा
कम उम्र में ये एक जस्टिस वॉरियर बन गया, ये तो वाकई बहुत इंप्रेसिव है। और वो बंदा उससे पूछने लगता है क्या तुम इसे टच करना चाहोगे वॉरियर ऑफ जस्टिस। तभी जिन उससे पूछ लगता है क्या मैं इसे टेस्ट कर सकता हूँ। तभी मुझे उससे क्या लगता है कि मेरे यहाँ पर कुछ रूल्स है कि तुम इसे टच कर सकते हो, ड्रिंक नहीं कर सकते। लेकिन अब जबकि तुम वॉरियर ऑफ जस्टिस हो तो मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारा स्वागत करना चाहिए। जब हम लोग फॉल हंटिंग ग्राउंड में पहुंच जाएंगे तब मेरा ख्याल रखिएगा आप। ये बात सुनने के बाद जिन उससे कहने लगता है क्या तुम इस फॉल हंटिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हो। तभी कैप्टन उसे इंट्रोड्यूस कराता है और उससे कहने लगता है कि तुम इसके साइज पर और इसकी बॉडी पर मत जाओ, इसकी सच उम्र बताऊं तो अभी सिर्फ 17 साल का है। ये बात सुनने के बाद जिनका मुंह फटा फटा रह जाता है और क्या लगता है क्या 17। तभी कैप्टन उससे कहने लगता है कि इस बंदे का नाम डूमैंग है और ये इस वॉरियर का ट्राइब का वॉरियर है, इस टाइप का वॉरियर है। और वो उस वाइन को जिनको देते हुए कहने लगता है हे डालू वॉरियर तुम इस वाइन को ट्राई करके देखो कैसा है इसका टेस्ट। और जब वो उसको पीता है तो कतई इसे मजा आ जाता है और कहने लगता है एक्सीलेंट, झकास, मजा आ गया। और जिन उससे पूछने लगता है क्या इस वाइन का कुछ नेम है क्या। तभी मुच्छड़ उससे कहने लगता है अभी तो नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम इस वाइन को एक नेम दो। तभी ये बात सुनने के बाद जिन उससे कहने लगता है कि अब जबकि तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सिर्फ एक ही बंदा है जिसका नाम कांग है, तो क्या ना तुम अपनी इस वाइन का नाम डू कांग रख दो। ये बात सुनने के बाद वो मुझसे काफी तो खुश हो जाता है और उससे क्या लगता है अच्छी बात है, अच्छा नाम है कांग, अच्छा नाम है, आज से इसे हम कांग्स वाइन नाम से इसे बुलाएंगे। और वो काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है वो बंदा। तभी हम पीछे दिखाया जाता है एक बंदा वहां पर आता है जिसको देखकर वो मुझसे काफी ज्यादा गुस्से में लगता है और उससे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर नए हो, अभी तुम्हें यहाँ के रूल्स नहीं पता है, एक वाइन का जो बाउल है वो सिर्फ एक बंदे के लिए सिर्फ एक ही बार है। तभी वो बंदा गुस्सा हो जाता है और उस बाउल को वहीं पर तोड़ देता है। और जो नया बंदा होता है वो मुच्छड़ को डराने की कोशिश करने लगता है और उससे कहने लगता है ये तुम कहना क्या चाहते हो कि एक बाउल सिर्फ एक बंदे के लिए है, तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ, मैं ये ट्राइब का वॉरियर हूँ, मेरा नाम ये त्यान बा है। ये बात सुनने के बाद सभी लोग ये त्यान बा कहने लगते हैं और कहने लगते हैं मैंने सुना है इसके बारे में, ये एक नया जीनियस है मिचेल क्लेन का। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं ये त्यान चैन है, इसने बहुत ज्यादा बुरी तरीके से पीटा था। और ये त्यान लियांग चैंग की बात कर रहे हैं तो वो ऑलरेडी 20th प्लेस पे था लास्ट ईयर के ऑटमन हंट पर। तभी जो ये त्यान बा है वो उस मुच्छड़ को डराने की कोशिश करने लगता है और उससे कहने लगता है कि तुमने मेरी बात नहीं सुनी, इस बार के जो ऑटमन हंट है इस बार मैं टॉप 20 में आने वाला हूँ टैलेंटेड वॉरियर्स में। और ये तुम्हारे लिए सम्मान वाली बात है कि मैं तुम्हारी वाइन को पीना चाहता हूँ और तुम यहाँ पर मुझसे इस तरीके से बात करने में लगे हुए हो कि एक पर्सन को सिर्फ एक ही बाउल मिलेगा, आखिरकार तुम होते कौन हो। और तभी वहां पर उसके चेहरे पर कोई मार देता है जोर से, जिससे कारण से वो बहुत दूर जाकर गिरता है। तभी कैप्टन उससे कहने लगते हैं मुझे लगता है कि जो ये त्यान बा है वो पहली बार इस फॉल हंट के दौरान आया हुआ है, इसलिए उसे ज्यादा पता नहीं है मैंग के बारे में। और तभी वो अंकल बताने लगते हैं, कैप्टन बताने लगता है कि ये जो बंदा है ना मुच्छड़ वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो लास्ट ईयर के ऑटमन हंट के दौरान 7th पोजीशन पर आया हुआ था। तभी ये त्यान बे की इसने बहुत ज्यादा बुरी तरीके से मार लगाई थी और वो दूर जाकर गिर जाता है और वो खड़ा होता है गुस्से में गाली देते हैं। और वहां पर और भी लोग आ जाते हैं और कहने लगते हैं क्या तुम यहाँ पर अपने इस तरीके से अपने आप को ह्यूमिलेट होते हुए अच्छा महसूस करने में लगे हुए हो, या फिर तुम्हें ऐसा महसूस होने में लगा हुआ है कि तुम बहुत ज्यादा हेल्पलेस हो। और भाई दो फैटी आकर उसे डराने लगते हैं और कहने लगते हैं तुम चाहते हो कि मैं इसे पीटूं, क्या तुम और पावरफुल बनना चाहते हो सिर्फ 10 रेड स्टोन्स के लिए, मैं तुम्हें ये एक्स देने के लिए तैयार हूँ और तुम जितना चाहे उतना काट सकते हो। वो बोलता है सिर्फ 10 रेड स्टोन के लिए, तुम्हारी जो शील्ड है मैं तुम्हें देता हूँ। और वो दोनों को दोनों एक्शन पोज करते हुए कहने लगते हैं कि जब तक तुम्हारे हाथ में ये शील्ड है तब तक कोई भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकती। तभी दूसरा रेड कलर वाला बंदा होता है वो कहने लगता है जब तक तुम्हारे हाथ में ये एक्स है तब तक तुम्हारा कोई बाल भी वाका नहीं कर सकता। और भाई कतई चंपू लगा रहता है, एक नंबर के चंपू, जितना बोलो उतना कम। और इसी के साथ मैं इस सीरीज के इस बड़े से पार्ट का यही अंत करना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये सीरीज़ अभी तक पसंद आई होगी ना, तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारी आगे की जो सीरीज़ है आप उन्हें भी देख सकें। और अब आप देखना मत भूलिएगा क्योंकि रेगुलर्स ही रहेंगे ना अब तो। और जितना जल्दी हो सके हमारा सब्सक्राइबर का जो काउंट है, टारगेट है, वो कंप्लीट कराने में अगर आप लोग हमारी मदद करें तो काफ़ी अच्छा लगेगा मुझे भी, क्योंकि कई सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं वो नॉन सब्सक्राइबर व्यूअर्स हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हमें अच्छा लगेगा और मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा। तो इसी के साथ मैं इस सीरीज के इस पार्ट को यहीं खत्म करना चाहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लाल कलर के बटन को दबा दोगे और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेंगे। तो बाय बाय, सी यू नारा, साइनिंग आउट।